Hi everyone, myself Devashish, your maths educator, and today we are going to start our new chapter circles. तो आइए चलते हैं इस चैप्टर में. फाइनली circles का वन शॉट आ चुका है. So if you are new to this channel, please share and subscribe to stay updated. So let's start the chapter. हमारे पास इस चैप्टर में सबसे पहले तीन पॉसिबिलिटीज होती है. तीन पॉसिबिलिटीज क्या होती है दोस्तों? एक सर्कल से गुजरती हुई तीन केसेस अराइज करती है. तीन लाइंस होते हैं. एक, या तो वो सर्कल को टच भी ना करे. एक, या तो वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करता हुआ निकल जाए. और दूसरी, वो सर्कल को सिर्फ एक बार छू करके निकल जाए. तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो ऐसी लाइन होती है जो बिना टच किए निकलती है उसे हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. समझ में आया? जो लाइन दो पॉइंट्स पे टच करके निकल जाए या कट करके निकल जाए, चाहे मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं. तो ये एक, दो, तीन, ये तीनों लाइंस जो है वो कहलाएंगी सीकेंट. तो सीकेंट वो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करता हुआ निकल जाए. ठीक है. और ऐसी सर्कल पे एक पॉइंट जहां से सिर्फ एक लाइन टच करके निकले, सिर्फ एक बार टच करके निकले, उसे हम कहते हैं टेंजेंट. तो टेंजेंट का मतलब होता है कि आपकी सर्कल पे एक पॉइंट को बस छूती हुई एक लाइन गुजर जाए, उसे हम कहते हैं टेंजेंट. ओके, चलिए, ये होती है आपकी लेवल ऑफ लाइन. तो इस तरह से हमने टेंजेंट, सीकेंट और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को डिफाइन किया. एक और मैं आपको टेंजेंट बना के दिखा देता हूं. यहां से गुजरती हुई एक टच करती हुई लाइन, वो भी टेंजेंट कहलाएगी. ऐसे जो टच करके जाए वो भी टेंजेंट कहलाएगी. बट ऐसे जो जा रही है ये डॉटेड लाइन, ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी, ये सीकेंट कहलाएगी, क्योंकि इन्होंने दो पॉइंट्स पे कट किया है, यहां पर और यहां पर. तो इसका मतलब हमें बस अगर टच करके निकलना हो तो हम क्या बोलेंगे कि वो टेंजेंट है. ओके, सो टेंजेंट, सीकेंट, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे. तो अब हम क्या करेंगे? लाइंस की डिस्कशन हमने कर ली, अब हम पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे. अगर हमारे पास देखो, अगर एक पॉइंट है जो अंदर में है सर्कल के, एक पॉइंट है जो सर्कल के बाउंड्री पर है, और एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है. तो अगर तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल. अगर जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है, P इज इनसाइड द सर्कल, तो हमारे पास कितनी टेंजेंट्स बन सकती है? आप कॉपीज में भी ट्राई कर सकते हो, आपके पास एक भी टेंजेंट नहीं आएगी. क्यों? यहां से गुजरती वाली ये लाइन, अगर ये L1 है तो वो टेंजेंट नहीं है, वो सीकेंट है. अगर ये लाइन है तो वो L2 है, वो भी क्या है? सीकेंट है. सिमिलरली ये लाइन है L3, वो भी क्या है? सीकेंट है. तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी टेंजेंट एक इनर पॉइंट से ड्रॉ नहीं हो सकती है. तो हम इनर पॉइंट से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि टेंजेंट हो. फॉर एग्जांपल, अब कोई बोलेगा कि सर इसको आप टेंजेंट कह सकते हो क्योंकि ये सिर्फ एक बार हुआ है, तो ये टच करके नहीं निकला है, आप चाहो तो इसको वापस से पीछे बढ़ा सकते हो, तो ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा. ठीक है. तो इसका मतलब आप इनर पॉइंट से कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते हो. बट अब आप आ जाओ, पॉइंट जो है वो सरकमफेरेंस पर है, सर्कल के बाउंड्री पर है. तो अगर सर्कल के बाउंड्री पर है तो हम सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं. अगर आप सोचोगे दूसरी टेंजेंट बनाने की, मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो देखो वो यहां और यहां कट गया, मतलब कि और टेंजेंट हो नहीं सकते हैं. अगर मैं मिनिमल कोशिश भी करूं तो वो काट के ही जाएगा, यहां पर और यहां पर. एकदम मैग्नीफाई करके भी देखूं तो इसका मतलब यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन होगी. यूनिक लाइन का मतलब ओनली वन लाइन और ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज ऑन इट्स सर्कमफेरेंस. ये हो गई आपकी एक नॉलेजेबल बात. तो अगर हमारा पॉइंट P एट इट्स सर्कमफेरेंस है, तो याद रखना है दोस्तों, कितनी लाइन हो सकती है? वन लाइन, ओनली एंड ओनली वन लाइन. तो केस 2 में आपके पास वन लाइन है, केस 1 में आपके पास 0 लाइन. अब हम आते हैं यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट पे. एक्सटर्नल मतलब ना तो वो सर्कल के अंदर है, ना तो वो सर्कल के बाउंड्री पर है, वो सर्कल के बिल्कुल बाहर है. ये जो P है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट. तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास कितनी टेंजेंट्स आ सकती है? देखो, अगर मैंने ऐसे एक ड्रॉ किया तो वो हो गया टेंजेंट नंबर 1, इसे हम T1 दे देते हैं. और यहां पर मैंने एक ड्रॉ किया तो वो हो गया टेंजेंट नंबर 2. अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लूं
तो यहां पर से ऐसी एक लाइन गुजरती हुई ली, तो ये हो गया टेंजेंट नंबर 1, और उसी तरह मैंने एक दूसरी लाइन ली ऐसे करके, तो वो हो गया टेंजेंट नंबर 2। इस तरह से देखो, ये हो गया टेंजेंट नंबर 2। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट यहां हो या यहां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या याद रखना है कि एक्सटर्नल पॉइंट अगर एक है तो उससे कितने टेंजेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। तो कुल मिला के हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है कि अगर केस 3 है हमारे पास, तो यहां पर सिर्फ 2 लाइंस हो सकती हैं जहां पर पॉइंट एक्सटर्नल हो। तो याद रखना है क्या कि अगर पॉइंट P अंदर है तो 0 लाइंस, पॉइंट P सरकमफेरेंस है तो सिर्फ 1 लाइन, और पॉइंट P एक्सटर्नल है मतलब कि बाहर है सर्कल के, तो आपके पास 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे। ओके, ये हो गया आपका थ्योरी। अब हम चलते हैं हमारे 9th क्लास के कुछ रिवीजन थ्योरम्स पे, क्योंकि हमें 10th क्लास में आने के लिए सबसे पहले 9th की कुछ थ्योरम्स को रिवाइज करना रहता है। सर्कल की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही होती है दोस्तों, सर्कल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है, पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी लोग इस थ्योरम को ऑलरेडी जानते हो कि इसमें क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज 90 के अपोजिट, 90 के एडजेसेंट वाला बेस और 90 के अपोजिट या फिर दूसरे एडजेसेंट वाला टॉप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। अब मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स बता देता हूं ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए। तो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं दोस्तों, जो इस पूरे रूल को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ट्रिपलेट्स बता देता हूं। यहां पर सबसे कॉमन ट्रिपलेट क्या है दोस्तों, 3 4 5 का। ये हो गया आपका ट्रिपलेट नंबर 1। ओके, ये फर्स्ट ट्रिपलेट है। अब मैं दूसरी ट्रिपलेट पे आता हूं। तो दूसरी ट्रिपलेट क्या होगी, दूसरी ट्रिपलेट हमारे पास होती है 5 12 और 13 की। आप देख सकते हो सेटिस्फाई करके, 13 का स्क्वायर वो होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 आएगा आपका 169, जो कि होता है 13 का स्क्वायर। तो इवेंचुअली ये बात भी सही है, आप इस ट्रिपलेट को याद रख सकते हो, 5 12 13। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ट्रिपलेट होगा, वो होगा आपके पास 15 8 और 17 का। ये भी एक ट्रिपलेट आपको याद रखना है, 15 8 17 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, याद मतलब आप चाहो तो चला सकते हो। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए अगर आपको ट्रिपलेट्स माइंड में याद है कि हाँ 3 4 5 है, 5 12 13 है, 15 7 18 है, तो आप जल्दी कर लोगे इवेंचुअली। और उसी के साथ और ट्रिपलेट्स हमारे पास क्या क्या है दोस्तों, और हमारे पास ट्रिपलेट्स होते हैं इनके कि हम नॉर्मली 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 15 8 17 हो गया। अगला जो ट्रिपलेट होता है हमारे पास वो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, ये भी 7 24 और 25 का। ये भी एक ट्रिपलेट होता है। इस ट्रिपलेट में भी हम 7 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ट्रिपलेट होते हैं वो होते हैं हमारे 20 21 29। ये होता है एक लास्ट ट्रिपलेट। तो मैंने इतने सारे आपको शॉर्टकट ट्रिपलेट्स बता दिए हैं। अब आपको दिखेगा कैसे, मैं बताता हूं। आपको 3 4 5 नहीं देके रखेंगे, आपको बोलेंगे कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें आपके ये साइड को दिया हुआ है 1 मिनट, ये वाले साइड को इन्होंने दिया है 15 और ये वाले साइड को इन्होंने दिया है 20। तो बताओ ये वाली साइड कितनी होगी। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 से 3 15, ये हो जाएगा 5 से 4 20। अब 3 4 का ट्राइंगल क्या देता है, 3 4 का ट्राइंगल 5 देता है, तो यहां 5 हो जाएगा। लेकिन हमने 5 से काटा था तो वापस से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 25। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में न्यू नॉलेज है क्या, कि अगर ये है ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल, तो उसी को आप 5 गुना कर दोगे, इसका ही 5 टाइम्स कर दोगे, तो इसका ही 5 टाइम्स कर देना। समझ में आ गया। इसका आप 5 टाइम्स कर दोगे तो भी आपके पास सेम आंसर आएगा, इसका आप 5 टाइम्स कर दोगे तो भी आपके पास सेम आंसर आएगा, और इसका आप 5 टाइम्स कर दोगे तो भी आपके पास सारी की सारी वैल्यूज पाइथागोरस थ्योरम में वेरीफाई होगी। तो आप किसी भी ट्राइंगल को आराम से पकड़ सकते हो। अगर ये नई बात पता चली होगी तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बताना। तो ये एक होता है कि आप ट्राइंगल्स को मैग्नीफाई कर सकते हो। तो ये डिफरेंट ट्राइंगल्स मैंने आपको दिए, अब इन्हीं से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस बनना शुरू होंगे, समझे। और अगर मान लो याद नहीं रहता है तो पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है ही।
चलिए आगे आते हैं दोस्तों, आगे हम करते हैं 9th की एक चर्चा। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। अब इक्वल कॉर्ड्स कहने का मतलब कि आपके पास जो ये लाइन है, अगर मैं इस लाइन को ए बी नाम दे दूं और ये लाइन को बी सी नाम दे दूं, इक्वल कॉर्ड्स बोलने का अर्थ होता है कि ए बी और बी सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है। अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है तो दो एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन कौन सा, ध्यान से देखना। यहां पर आपका इसके वजह से जो एंगल बन रहा है ये वाला, उसे हम कहेंगे ए ओ बी। देखो इस कॉर्ड, जो कॉर्ड इक्वल है ना, उसके वजह से जो एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, वो होगा किसके बराबर, एंगल सी ओ बी के बराबर। इसे हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल एट द सेंटर। मतलब अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो दोनों के वजह से जो यहां एंगल बन रहा होगा वो भी इक्वल होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो ये इजी है समझना, ओके। चलिए, और सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, दूसरा भी सही होता है। दूसरा क्या, कन्वर्स। अगर आपके पास एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब इस बार हमने क्या बोला था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे। उल्टा भी सही होता है। मान लो आपको कल को ये वाली एंगल 60 डिग्री मिल गई और ये वाली एंगल भी 60 डिग्री मिल गई। इसका मतलब ये जो कॉर्ड होगा और ये जो कॉर्ड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये अगर मैं ACD मानूं तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD। समझ में आया, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे, और अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। बहुत इजी थ्योरम है जो क्लास 9th में पढ़ाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब कि अगर हमने इस सेंटर से एक लाइन गिराया जो कि इस कॉर्ड को क्या करे, बाइसेक्ट करे, ऐसे आधा आधा बांटे, तो कुल मिला के अगर ये लेंथ मेरे पास मान लो 10 है तो ये ऑटोमेटिकली कितने में बढ़ जाएगी, 5 में बढ़ जाएगी, और जो यहां एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये बात होती है पूरी। तो ये जो लाइन होती है उस लाइन को हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दिस वाज एन इजी टास्क। उसी तरह से अगर मेरे पास मान लो कि ये 90 डिग्री बनी है तो 110% है कि ये और ये इक्वल हुई होगी, क्योंकि जब ये लोग दोनों इक्वल बढ़ते थे तो 90 डिग्री बनती थी, और जब 90 डिग्री बनेगी तो ये लोग दोनों इक्वल होंगे। तो कन्वर्स भी ट्रू होती है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू कॉर्ड्स सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। अब ये मैं आपको समझा देता हूं कन्वर्स से कि आपके पास क्या बोलना चाह रहा है। मान लो आपके पास एक सर्कल है यहां पर, ठीक है, और आपने क्या ड्रॉ किया है, इस सर्कल का ये कॉर्ड और इस सर्कल का ये कॉर्ड। आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो दोनों मीट कहां करेंगे, सेंटर पे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सेंटर से पास करना चाहिए और ये भी सेंटर से पास करना चाहिए। तो इसका मतलब ये और ये दोनों कहां मीट करेंगे, सेंटर पे। तो ये यही लिखना चाह रहा था। वेरी इजी दोस्तों, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये ना क्लास 9th की थ्योरम हमें काम आने वाली है आगे, इसलिए मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। अगली चीज, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास ये एक कॉर्ड है AB और ये एक कॉर्ड है CD, अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब कि AB और CD क्या है, इक्वल है, तो आपकी जो बीच में सेंटर O होगी, इस कॉर्ड से जो उसकी दूरी होगी, ये दूरी, और इस पॉइंट से इस कॉर्ड की जो दूरी होगी, लाल वाली लेंथ, ये लाल वाली लेंथ और ये ब्लैक वाली लेंथ दोनों इक्वल होगी। मतलब अगर मैं इसको P मान लूं और इसको Q मान लूं तो OP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं तो दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे। इक्विडिस्टेंट का मतलब सेम डिस्टेंस पे होंगे। समझ में आ गया आई गेस। तो ये होता है आपका थ्योरम। और कन्वर्स भी ट्रू होती है, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंटर आर इक्वल। अब कन्वर्स कहने का मतलब कि मान लो ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड का नाम है AB, और मान लो ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड का नाम है MN। आपके पास एक पॉइंट है O, आपको ये नहीं पता है कि ये कॉर्ड्स इक्वल है, बट आपको इतना पता है कि ये वाला OP और ये वाला OQ ये दोनों इक्वल है। तो अगर आपके पास OP और OQ इक्वल है,
इसका मतलब ये जो कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे कन्वर्स से। तो इसका मतलब यहां पर ए बी, ये जो लंबी कॉर्ड है और ये वाली एम एन, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इज द थ्योरम। क्लियर। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल रिलेटेड थ्योरम्स है, बहुत काम आती है दोस्तों। वो क्या है, देखो डरना नहीं है इनसे। यहां पर क्या बोला जाता है कि अगर आपके पास ये आर्क है तो उस आर्क की वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रही हो, जो सेंटर पे एंगल बन रही हो, देखना कौन सा एंगल, मैं यहां मार्क करके दिखाता हूं। ये जो एंगल बन रही है वो अगर x है तो आपके उसी आर्क की वजह से, इसी आर्क की वजह से सरकमफेरेंस पे, सरकमफेरेंस देखो ये पॉइंट कहां है, सरकमफेरेंस पे। तो यहां पर आप कोई भी एंगल लोगे तो वो क्या होगी, उसकी आधी होगी, इसकी आधी, सेंटर से इसकी आधी। इस तरह से आप सेंटर पे लोगे तो ये भी सरकमफेरेंस पे है, मतलब ये भी होगा x/2। उसी तरह से ये x बना रहा है सेंटर पे, तो सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा, x/2। तो उसे हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क at any point on its circumference, at any point on its circumference is double the angle। इसका डबल करोगे तो ये आएगा, इसका हाफ करोगे तो ये आएगा। तो इसका डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो ये बिल्कुल इसका ट्वाइस है और ये इसका डिवाइड बाय 2 है। समझ में आ गया। तो ये होती है आपकी थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां दे देता हूं। अगर मान लो मेरे पास ये एंगल 80 डिग्रीज है तो ये वाली एंगल कितनी होगी, 40 डिग्रीज होगी। क्यों, क्योंकि इस आर्क की वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वही इस आर्क की वजह से सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा। अगर आपको न्यूमेरिकली नहीं समझना, आपको वेरिएबली समझना है, तो मान लो ये वैल्यू 2z है तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, z। सिमिलरली आपने अगर यहां ड्रॉ किया तो, क्योंकि यहां पर 2z है, देखो सेंटर पे 2z है, तो सरकमफेरेंस पे पॉइंट है जब तक, तब तक आपका 2z बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए थ्योरम को ध्यान से सुन लेना। ओके, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम दोस्तों, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल कहने का मतलब यहां पर एंगल राइट एंगल बनेगी। देखो आपने ये वाली पार्ट को, इसको कहते हैं सेमी सर्कल, ये पूरा पार्ट आपका सेमी सर्कल है, तो इसके अंदर जो एंगल होगी वो क्या होगी, राइट एंगल होगी। सिमिलरली इसके अंदर जो एंगल होगी, ये भी एक सेमी सर्कल है, तो इसके अंदर जो एंगल होगी वो भी क्या होगी, राइट एंगल होगी। ठीक है। सिमिलर ये डायमीटर है तो डायमीटर के अपोजिट वाला, उसी तरह ये डायमीटर है तो डायमीटर के अपोजिट वाला। पहचानने का यही तरीका है, अपनी हाथों को रखो यहां पर, डायमीटर पे रखो, डायमीटर से ऐसे कंबाइन कर दो एंगल्स को, जहां भी बन रहा है, जहां पर भी लाइंस जा रहे हैं ना वहां पर अपने उंगलियों को ले जाओ, तो आपको दिख जाएगा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। कभी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं देखने में, बहुत लोग मिसकंफ्यूज कर देते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर एंगल्स हमारे पास सेम सेगमेंट में है, अब पहले तो मैं आपको सेगमेंट बता देता हूं, आप अगर पढ़े होंगे तो ये पूरी कंप्लीट पार्ट एक सेगमेंट कहलाती है, करेक्ट। तो ये कंप्लीट पार्ट में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो आपके पास क्या होंगे, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक सेगमेंट है, ऊपर एक सेगमेंट है, तो ऊपर वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाओगे, मतलब आप अगर आपने ये वाली एक्स मार्क की तो वो भी उसी सेगमेंट के अंदर है, इसी रीजन के अंदर है, इसी जगह के अंदर है, तो ये भी एक्स होगी। सिमिलरली आप अगर यहां बनाओगे तो भी आपके पास कितना आएगा, एक्स ही आएगा। आप यहां बनाओगे तो भी आपके पास कितना आएगा, एक्स आएगा। और ये सब एक्स आने का रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो ये होता है आपका रीजन। ओके, चलिए, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इक्वल कैसे होते हैं। मान लो ये 40 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 40 हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारे इस पार्ट पे। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, ये इसके वजह से सेगमेंट कहां बन रहा है, यहां पर एंगल बन रहा है और एक बार यहां पर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास सेगमेंट है तो इनके वजह से यहां पर और इसके वजह से यहां पर, क्योंकि ये पूरी क्या है, सेगमेंट है,
तो उस सेगमेंट में हमारे पास ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये x है तो ये भी x है। अगर ये 90 डिग्री, नहीं 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 65 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 65 डिग्री हो जाएगा। ओके, कन्वर्सली ये बहुत ईजी है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्लास 9 के थ्योरम पे, जो होता है एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो ए बी सी डी, साइक्लिक वे में लिखना ए बी सी डी, जो कि एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, देख सकते हो आप। तो इसके अपोजिट एंगल्स, मतलब एंगल ए और एंगल सी का सम आपका 180 आएगा। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 आएगा। और सिमिलरली अगर आप यहां पर एंगल लोगे, एंगल बी और एंगल डी, उनका सम भी कितना आएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 आएगा। उसी तरह से अगर मैं आपको यहां पर एक दे दूं कि ये वाला K है, ये वाला O, ये वाला M और ये वाला N, तो आपके पास ये K और ये M दोनों का सम कितना आएगा, 180। और यहां पर जो हमारे पास बनेगा N और O में, यहां पर भी सम कितना आएगा, 180। तो इस साइड भी 180 आ रहा है, वो इस साइड के 180 से इक्वल है। तो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, सम अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारी क्लास 9 की लास्ट थ्योरम थी। मैंने आपको इतने सारे थ्योरम्स क्यों बताई है क्लास 9 की, सीधा क्लास 10th पे आओ ना सर, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो यूज होते टाइम हमें देखना पड़ता है 1 मार्कर्स में कि किस तरह से आ रहा है। बोर्ड्स का पैटर्न चेंज हुआ है तो थोड़े से प्रीवियस ईयर क्लासेस का क्वेश्चन मिक्स रहता है 1 मार्कर्स में। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा फर्स्ट थ्योरम। क्लास 10th में सिर्फ 2 ही थ्योरम है और दोनों थ्योरम को मैं आराम से डिस्कस करता हूं आपके साथ। फर्स्ट थ्योरम क्या है दोस्तों, कि अगर टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे तो वो परपेंडिकुलर होगी रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को समझिएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पॉइंट होता है, अगर मैं इस पॉइंट को P मार्क कर दूं तो इस पॉइंट P को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम बोलता है हमसे कि अगर आपके पास एक रेडियस है, ये वाली रेडियस है, तो वो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाएगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब इस पॉइंट पे ही 90 डिग्री बनाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि सर्कल हमेशा टेंजेंट से एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बनाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है दोस्तों, आप इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट्स को, ताकि आपको कभी भी मिस्टेकन ना हो। तो अब हम इसकी प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं। अब इस सर्कल में मान लो आपके पास क्या है, एक लाइन है जो आपकी टेंजेंट लाइन है, ये हमने ड्रॉ कर दी इसकी टेंजेंट। अब यहां पर मुझे प्रूव क्या करना होगा कि अगर मैंने इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया O और ये पॉइंट है P, तो मुझे प्रूव करना है कि अगर ये टेंजेंट का नाम AB है तो मुझे प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो मैं इसको प्रूव कर देता हूं, प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू AB। मैंने आधा आधा बटने का कहीं नहीं कहा है, मैंने बस ये बोला है कि ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चलो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट को उठाओ। रैंडम पॉइंट कहने का मतलब कि आप यहां पर एक पॉइंट ले लो Q, ठीक है, और आप उससे गुजरती हुई एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर लो इस तरह से। देखो अब ये डॉटेड लाइन मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूं। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पर OP और यहां पर OQ दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस हैं। ओके, दोनों सर्कल के रेडियस हैं। तो अगर हम OB को लिखना चाहें तो वो OP से क्या होगा, ऑब्वियस है कि OP और OQ इक्वल है। तो OB जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, OP से बड़ा होगा, क्योंकि ये लेंथ जो आएगी वो इस R से तो थोड़ी सी बड़ी है, देख रहे हो ना, ये कुछ होगी बड़ी होगी। सो OB इज डेफिनेटली ग्रेटर देन OP होगा। और अगर OB हमारे पास डेफिनेटली ग्रेटर देन OP है, इसका मतलब हम OP के जगह OQ भी रख सकते हैं। सो OB इज ग्रेटर देन OQ, ये तो बात हमें ऐसे भी दिखाई दे रही है। अब आप इस चीज को ध्यान से समझना जो मैं कहूंगा। आपको अगर मैंने एक टास्क दिया कि एक लाइन है और यहां पर एक पॉइंट है, तो इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो 90 डिग्री वाली लाइन होगी।
क्योंकि आप बाकी लाइंस को बनाओगे, यहां से एक लाइन बनाओगे, यहां से एक लाइन बनाओगे, यहां से एक लाइन बनाओगे, तो बाकी लाइंस शॉर्टेस्ट नहीं होगी, लॉन्गेस्ट पाथ होगी। सबसे शॉर्टेस्ट जो लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री की होगी। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ है, एकदम शॉर्टेस्ट पाथ, एकदम छोटा से छोटा रास्ता, वो हमेशा किससे कितना एंगल बनाना चाहिए, गिवन लाइन से 90 डिग्री। तो अगर ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ओपी, तो वो हमेशा कितने बनाने चाहिए, वो हमेशा 90 डिग्री बनाना चाहिए। ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ए बी। ओपी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए बी के, मतलब ये लाइन सबसे ए बी के कम डिस्टेंस पर है, क्योंकि ओबी आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा होगा, तो ओपी जो होगा डेफिनेट है कि ये ओपी इस लाइन पे सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, और सबसे छोटी डिस्टेंस के कारण ओपी शॉर्टेस्ट लाइन लाइज अलोंग द लाइन मेकिंग 90 degree to given line, making 90 degree to given line। मतलब कि अगर आपके पास ये सबसे छोटी डिस्टेंस है और ये इस लाइन पे बैठ रही है, सबसे छोटी डिस्टेंस है, तो ये लाइन इस लाइन के साथ हमेशा 90 बनाकर ही छोड़ेगी। इसलिए बोला जाता है, ये रीजन आपको देना पड़ता है। तो आपने ये समझ गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, 90 डिग्री बनाएंगे। प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है जल्दी, बट अगर पूछ लिया तो आपको मैंने बता दिया कि ये जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट होगी, और शॉर्टेस्ट हमेशा लाइन पे 90 डिग्री की लाइन होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर इससे रिलेटेड। तो कन्वर्स क्या होता है दोस्तों, अगर आपने सर्कल बनाया और सर्कल पे आपने टेंजेंट्स बनाए, तो टेंजेंट्स ही मैं बना लेता हूं दोस्तों। टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2, देखो सब टच करके सिर्फ निकल रही हैं, ठीक है, और टेंजेंट नंबर 3। तो अगर हमारे पास ये 3 टेंजेंट्स है, अगर मैं इसको T1 नाम दे दूं, इसको T2 नाम दे दूं और इसको T3 नाम दे दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम तीनों टेंजेंट्स पे जब हम रेडियस से जोड़ेंगे, तो मान लो ये वाली एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली किससे पास करनी चाहिए, सेंटर से पास करनी चाहिए डेफिनेट। तो इसका मतलब लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ रेडियस, यहां से अगर आपने लाइन ड्रॉ की, अगर वो परपेंडिकुलर निकली, तो इसका मतलब वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगी, और वो जो पॉइंट होगा वो टेंजेंट होगा ही होगा। सिमिलरली अगर आप यहां ड्रॉ करोगे इसके रेडियस, तो ये वाली 90 डिग्री बनेगी। उसी तरह से आप यहां ड्रॉ करोगे रेडियस, तो ये वाली एंगल 90 डिग्री बनेगी। मतलब एक ही बात याद रखना है, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, यही आपको बात याद रखनी है यहां पर। ठीक है, 90 डिग्री से रिलेटेड बहुत थ्योरम्स होते हैं, तो ध्यान देना। अब अगला हमारे पास क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये है हमारा नेक्स्ट थ्योरम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट थ्योरम है। ओके, दिस इज द लास्ट थ्योरम ऑफ द क्लास। इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, और इस इंपॉर्टेंट थ्योरम को आप सीबीएसई पीवाईक्यू के टाइप में समझिएगा, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है प्रूव करने, कि आपको प्रूव करना पड़ता है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है, मतलब अगर हमने यहां से एक टेंजेंट खींची PQ और यहां से एक टेंजेंट खींची PR, तो ये PQ की लेंथ, ये PR की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी ही होगी। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। सो टू प्रूव हमारे पास क्या है, PQ इज इक्वल्स टू PR है, टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है, अगर हमने एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई तो उसे हम कहते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को यहां पर जोड़ देता हूं जो कि सर्कल का सेंटर होगा, और यहां पर भी एक लाइन जोड़ देता हूं जो कि सर्कल का सेंटर होगा। ओके, सो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट्स। यहां पर एक पॉइंट होगा O, और फिर इस सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ती हुई एक लाइन, सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है।
ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, इस टाइप की हमने फिगर अपने से कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब आप देखिए, क्योंकि ये रेडियस है और क्योंकि ये टेंजेंट है, तो हमारी जो थ्योरम थी वो थी रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में 90 डिग्री यहां बनाएगा, और सिमिलरली ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बनाएगा। अब ये लेंथ की मैं बात करूं तो OR लेंथ क्या होगी दोस्तों, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ये OQ लेंथ भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो आपके पास एक एंगल एक साइड और ये एक साइड दोनों में कॉमन है, तो हमें क्राइटेरिया मिल गई तीन, कौन कौन से, एक साइड कॉमन और एक एंगल। तो अब हम यूज करते हैं यहां पर कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी नहीं कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि हमें इक्वल प्रूव करना है, सिमिलर नहीं। तो हम यहां क्या करेंगे, PQO और PRO में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी, इन ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल PRO। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, देखो सबसे पहले मैं वो राइट एंगल को लिखता हूं, तो राइट एंगल होगा एंगल PQO मस्ट बी इक्वल टू एंगल PRO। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ऑर्डर गलत नहीं करना है, तो एंगल PRO होगा। क्यों, क्योंकि हर एक वैल्यू 90 डिग्री के कोरोस्पॉन्ड करती है, तो इसका मतलब वो R है, R मतलब राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट अब देखो, इस राइट एंगल के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज PO इस राइट एंगल के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज PO के इक्वल है, मतलब PO इक्वल टू PO कॉमन हाइपोटेन्यूज है, कॉमन है, और ये हाइपोटेन्यूज का H है, तो R हो गया, H हो गया। अब आप देखो साइड QO और RO इक्वल होंगे, इसका मतलब QO इज इक्वल्स टू क्या होगा, RO, क्योंकि वो दोनों रेडियस ऑफ सर्कल हैं। तो इसका मतलब ये हो गया क्राइटेरिया S। तो आपको आई थिंक क्राइटेरिया लिखते ही समझ गया होगा RHS क्राइटेरिया बनने वाली है। तो आप लिखोगे क्या, ट्राइंगल PRO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQO बाय द क्राइटेरिया RHS। अब आप यहां से CPCT क्या क्या ले सकते हो, देखो आप पहले दो को ले लो, मतलब कि PR, मतलब कि PR लेंथ, ये PR लेंथ शुड बी इक्वल टू PQ लेंथ, शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट टू। तो PR इज इक्वल्स टू क्या हो गया, PQ। ये हो गया हमारा 2 प्रूव्ड, खत्म। ये हमने कैसे बोला, CPCT से। तो CPCT से हमने प्रूव कर दिया कि कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि PR क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ टेंजेंट, PQ क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, दे आर इक्वल। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने किस तरह से दो टेंजेंट्स को इक्वल ड्रॉ किया है। अब इसकी रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक सर्कल यहां पर ड्रॉन है, और उस सर्कल पे आपके पास दो टेंजेंट्स दी हैं। मान लो एक ये टेंजेंट है और यहां पर एक टेंजेंट है। ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। ओके, अब आपने देखी ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी जो टेंजेंट होगा वो भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए वही इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। उसी तरह से जितनी इसकी लेंथ है उतनी उसकी लेंथ है, ये आपको बताना चाह रहा है। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो नॉर्मली। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स बताता हूं इस फिगर के बारे में, क्योंकि जब हमने प्रूव किया था तो इतनी आसानी से सारी चीजें खत्म नहीं हो गई थी, बहुत छोटी छोटी बातों हमने ना इग्नोर किया था। तो अब हम वो बात को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद आप शार्प माइंडेड पर्सन हो जाओगे इतने ऑब्जर्वेशंस करने के बाद। देखो क्या ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले मैं यहां लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर ये लाइन सर्कल से सेम फिगर आपको बनाना है, जैसा आपने पिछले बार बनाया था आप वैसा फिगर बना लीजिए अपने कॉपीज में। नाउ हमारे पास मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये वाली पॉइंट R है, ये वाली पॉइंट Q है, ये वाली पॉइंट O है। तो हमने बोला था कि ट्राइंगल PRO ट्राइंगल PQO के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल PRO एज ट्राइंगल PRO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQO। तो हम यहां से और भी कुछ चीज देख सकते थे, क्योंकि हमने सिर्फ एक चीज उठाई थी। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। आप देखो
कि यहां पर जो एंगल POR का बन रहा है, POR, तो यहां से कैसे चलेंगे, POR, एंगल POR मस्ट बी इक्वल टू एंगल POQ, मस्ट बी इक्वल टू एंगल POQ बाय द रूल CPCT, मतलब कि ये ग्रीन वाली एंगल के बराबर होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास ये x है तो ये भी x है, मतलब ये रेड वाली लाइन इस पूरी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो ये रेड वाली लाइन इस एंगल का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि प्रूव करो ये बात को। तो ये लाइन जो रेड वाली लाइन है वो सेंटर वाली एंगल का बाइसेक्टर होता है। अब सुनो क्या, कि अब इसको दूसरे लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता है, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसको ध्यान से सुनना, मैंने अपने हाथों को टेंजेंट्स पे रखा, तो इस टेंजेंट की वजह से जो एंगल बनती है सेंटर पे, और इस टेंजेंट की वजह से जो एंगल बनती है सेंटर पे, ध्यान से देखो, इस टेंजेंट की वजह से जो एंगल बन रही है सेंटर पे, इस टेंजेंट की वजह से जो एंगल बन रही है, वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो यही इसको कहना होता है कि अगर हमने दोनों को CPCT से प्रूव कर लिया तो इसका मतलब टेंजेंट्स सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई दोस्तों। दूसरी, आप देखो कि एंगल, ये वाला एंगल RPO, एंगल RPO मतलब RPO, तो यहां से होना चाहिए QPO के बराबर, तो यहां से होना चाहिए QPO। ऑर्डर देखो दोस्तों, मिडिल साइड लेफ्ट, मिडिल साइड लेफ्ट, तो इसी तरह से ये भी कैसे होगी, CPCT से होगी, होगी ही होगी, क्योंकि ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर है, तो इनको मैं y और y मार्क कर देता हूं। तो साफ सी बात हो गई दोस्तों, क्या कि आपकी टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड हो गई, मतलब जितना ये टेंजेंट उठा हुआ है उतना ही ये टेंजेंट नीचे गिरा हुआ है। टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब जितनी उठान इसकी है, मान लो ये 30 डिग्री उठ गया तो उतना ही इंक्लाइंड ये है, ये भी उतना ही 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो कुल मिला के हमारे टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड हो गए। समझ में आ गया, ये बात भी यहां से प्रूव हो गई, ये पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप और एक चीज यहां नोट डाउन करो, PO इज एंगल बाइसेक्टर, PO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ RPQ, मतलब इस एंगल को भी दो टुकड़ों में बांट रहा है, एंगल RPQ एंड एंगल ROQ, इस एंगल को भी दो टुकड़ों में बांट रहा है। तो हमारे पास ये लाइन एक एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। तो मैंने आपको सारी ऑब्जर्वेशंस बता दी है, सिर्फ आपको ये बात नहीं याद रखना है कि इन दोनों का लेंथ इक्वल होता है, ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यहां पर ये लाइन इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट भी करते हैं, और बाकी भी कुछ बात होगी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में इन्होंने रखा है, तो वो डायरेक्ट एज अ रिजल्ट यूज हो जाती है दोस्तों एमसीक्यूज में। तो प्लीज आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। आई गेस आपको मैंने बहुत थ्योरी बता दी है। चलते हैं अब हमारे क्वेश्चंस वाले पार्ट पे। तो ये हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 10.1, जिसमें हम क्या देखेंगे कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट एट हाउ मेनी पॉइंट्स। मतलब अगर हम सिंपल एक सर्कल बना ले तो उस पे टेंजेंट कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो करेक्ट क्या आंसर होगा दोस्तों, 1 पॉइंट्स। नेक्स्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ व्हाट। तो आप अगर एक लाइन बनाओ जो इससे गुजरती हो 2 पॉइंट्स पे काटे, तो ये रेड वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट बोलते हैं, क्योंकि टेंजेंट 1 पॉइंट पे काटता है, रेड वाली लाइन 2 पॉइंट पे। तो दैट आंसर इज सीकेंट। दूसरी क्वेश्चन, तो ये आंसर होगा सीकेंट। अब हम चलते हैं, अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो हमें बताना है कि कितने पैरेलल टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। तो एक बार बना करके देखते हैं दोस्तों। अगर हमारे पास एक सर्कल है और हमने पैरेलल टेंजेंट्स बनाने की कोशिश की, मान लेते हैं मैंने एक टेंजेंट ऐसे लिया, तो जो इसके पैरेलल होगा वो भी इधर से कुछ गुजरना चाहिए इस तरह से, तभी जाकर के ये और ये पैरेलल टेंजेंट्स कहलाएंगे। तो वो सिर्फ एक ही लाइन हो पाएगी। देख रहे हो, रेड का रेड सिर्फ पैरेलल है। उसी तरह मैं अगर किसी और कलर से बनाऊं तो यहां पर एक लाइन है और इसका जो पैरेलल होगा वो यहां पर होगा। तो इसका मतलब ये और ये गिवन लाइन पैरेलल है, 2 टेंजेंट्स यहां से, और अगर रेड वाली को मैं मार्क करूं तो यहां से इन दोनों के बीच में ये टेंजेंट्स है।
तो कुल मिला के हमें इन दोनों का एक पैरेलल पेयर मिल रहा है, इन दोनों का एक पैरेलल पेयर मिल रहा है, बट क्या रेड और ब्लू पैरेलल है? नहीं है। इसका मतलब ओनली अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट, सिर्फ वॉयलेट्स वाली पैरेलल है और रेड वाली पैरेलल है। तो इसका मतलब एक सर्कल में कितना पैरेलल टेंजेंट्स हो सकता है? 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। द कॉमन पॉइंट टू द टेंजेंट एंड अ सर्कल, मतलब ऐसी कोई पॉइंट है क्या जो टेंजेंट पे भी है और सर्कल के रेडियस पर भी है? तो उसको मैं यहां डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। एक मिनट, सर्कल गलत बन गई है। ये सर्कल है। अब मैंने अगर यहां पर एक टेंजेंट बनाया तो उसकी जो कॉमन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो सर्कल के टेंजेंट पे भी लाई करती है और रेडियस पे भी लाई करती है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बारे में खास बात क्या है? ये पॉइंट को हम बोलते हैं दोस्तों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये यहां पर आंसर आ जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो पॉइंट पी कहां पर है? सर्कल पे है। तो एक काम करो, एक सर्कल बना लो और उस पे एक पॉइंट पी बना लो। ठीक है, दिस इज द सर्कल और इस पे एक पॉइंट है यहां पर पी। अब वो मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, मतलब कि वो सेंटर यहां पर ओ है। एक काम करो, यहां पर सेंटर बना लो ओ, और फिर कहा गया है कि ये सच दैट ओ क्यू इज इक्वल्स टू 12 है। मतलब ओ से एक बाहर पॉइंट है क्यू जिसकी लेंथ 12 इन्होंने देके रखी है। तो इसका मतलब यहां पर एक पॉइंट है और ये लाइन टेंजेंट लाइन होगी। तो यहां पर एक पॉइंट है क्यू और ओ क्यू की लेंथ इन्होंने देके रखी है 12 है। ओके, ओ क्यू की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। तो रेडियस इन्होंने देके रखी है 5 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक जो ज्वाइनिंग होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। तो ये हो गया हमारा पूरा फिगर ड्रॉ। तो हमें बताना है कि पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, मतलब ये लेंथ कितनी होगी। अब आप सोचोगे ये 90 डिग्री है, बट नहीं दोस्तों, यहां पर रेडियस और टेंजेंट वो हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। याद रखना, रेडियस और टेंजेंट। तो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के अपोजिट वाला h होता है। मतलब h की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको बताना है कि इसका बेस क्या होगा। बेस मतलब पी क्यू की लेंथ। तो पी क्यू की लेंथ जो होगी वो बेस के इक्वल है। तो आपको बताना है कि बेस क्या होगी। चलिए, तो बेस निकालने के लिए हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास यही एक रिलेशन है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है दोस्तों। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 25 प्लस बी स्क्वायर। तो ये इधर आते ही 119 इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी √119। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप ये इजी क्वेश्चन आपसे बन चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is a tangent and other is a secant। तो आपको ऐसी 2 लाइंस बनानी है जो एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो। तो मैं आपको यहां 2 लाइंस बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर एक लाइन लेता हूं जो कि देखो टेंजेंट लाइन होगी। तो ये वाली लाइन टेंजेंट है और अब मैं एक डॉटेड लाइन लूंगा इस प्रकार से। यहां पर मैंने ली एक डॉटेड लाइन, ये इस प्रकार से। तो अगर ये लाइन को मैं नाम दूं ए बी और ये लाइन को मैं नाम दूं पी क्यू, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि पी क्यू क्या होगी? सेकेंड होगी, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। और ए बी क्या होगी? टेंजेंट होगी। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ए बी और पी क्यू क्या है? यहां पर पैरेलल है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा भी रहे हैं और मैंने पैरेलल बनाया भी है। तो इस तरह से इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन होगी कि एक सर्कल ड्रॉ करना था और 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने थे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब मैं आपके लिए कुछ प्रूफ्स लाया हूं, एनसीईआरटी के प्रूफ्स हैं, एनसीईआरटी के प्रूफ क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू के इक्वल हैं। डायरेक्ट पीवाईक्यू छोड़ो, एनवाईक्यू मतलब अपकमिंग क्वेश्चंस भी जो है ना, या न्यू ईयर क्वेश्चंस भी जो होने वाले ना, वो इन्हीं जगह से आते हैं। तो आप प्लीज इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखना। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, अब हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने होंगे, तो एक काम करते हैं, यहां पर एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल नंबर 1, और उसी तरह से एक और है सर्कल नंबर 2। ये हो गए हमारे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जो लार्जर सर्कल का क्या हो, कॉर्ड हो, बट छोटे वाले सर्कल का क्या हो, टच करके टेंजेंट हो। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है वो आपको दिखाई दे रही होगी कि वो लार्जर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, बट स्मॉलर सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है, मतलब ये कॉर्ड का मैं नाम दे देता हूं ए बी, तो आपको प्रूव करना है कि दिस कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर मैं इस पॉइंट को ओ ले लूं तो आपको प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल होगी, मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल। तो हमें प्रूव करना है दोस्तों कि AD और BD इक्वल है। तो चलिए हम इनको प्रूव करने में लग जाते हैं। प्रूव AD इज इक्वल्स टू BD। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स और फिर लार्जर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कैसे प्रूव करूंगा मैं। सबसे पहले मेरे को क्या पता है कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो AB और OD परपेंडिकुलर होगी। AB इज परपेंडिकुलर टू OD। क्यों दोस्तों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये वाली लाइन 90 बनाएगी, तो ये वाली लाइन भी 90 बनाएगी। अब मैं एक काम करता हूं, इसको ज्वाइन कर देता हूं, यहां से यहां तक एक ज्वाइनिंग, और सिमिलरली एक यहां से यहां तक ज्वाइनिंग। अब जो यहां OA है और ये OB है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी बनाने की कोशिश करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि AD इक्वल टू BD है। तो ये मत बोलना कि AD और BD इक्वल है ऑलरेडी, क्योंकि वो प्रूफ में है। तो आपको क्या करना चाहिए, OA और OB लिखना चाहिए कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। क्योंकि ये देखो, ये बड़ी वाली सर्कल का रेडियस है, ये भी बड़ी वाली सर्कल का रेडियस है। तो हमें पहली क्राइटेरिया क्या मिल गई कि यहां पर दोनों रेडियस इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBD। सबसे पहले हमें क्या मिला दोस्तों, कॉमन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि OA इज इक्वल्स टू OB है रेडियस के द्वारा। अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक 90 डिग्री वाला फैक्टर है, तो ODA ODB के इक्वल होगा। एंगल ODA शुड बी इक्वल टू एंगल ODB बाय द क्राइटेरिया 90 डिग्री, या आप यहां रीजन दे सकते हो, इसको मार लो इक्वेशन 1 और आप लिख दो फ्रॉम 1। और अब हमारे पास क्या बचता है, एक कॉमन लाइन OD। तो OD इज इक्वल्स टू क्या होगा, OD होगा। तो आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAD, वो क्या होगा, ट्राइंगल OBD के कॉन्ग्रुएंट होगा। और जैसे ही आपने ये काम किया तो आपके लास्ट दो, मतलब AD इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इसके लास्ट दो BD के इक्वल हो गया। तो हमने ये बात प्रूव कर दी, और कैसे की, CP/CT से। सो दिस वाज द प्रूफ AD इज इक्वल्स टू BD का, कि आपके दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये आराम से प्रूव हो जाता है। आई गेस नो प्रॉब्लम होगा दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आराम से हो जाने वाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन CBSE PYQ में डायरेक्ट आया हुआ है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले दो टेंजेंट्स बनाए हुए हैं TP और TQ। तो हम पहले दो टेंजेंट्स बना लेते हैं TP और TQ नाम के। तो यहां पर हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2। एक टेंजेंट का नाम है TP और दूसरी टेंजेंट का नाम है TQ।
विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ, मतलब ये एंगल, दिस एंगल शुड बी ट्वाइस द एंगल OPQ। OPQ कहां पर है दोस्तों? O यहां पर सेंटर पे है, तो सेंटर पे भी लाइन ज्वाइन कर ही लेते हैं। अब ये वाली होगी एक लाइन, और सिमिलरली आपके पास ये एक लाइन होगी, ठीक है, ये पॉइंट O है। तो आपको बताना है कि ये वाली एंगल इसका ट्वाइस है, OPQ का ट्वाइस है। तो अगर ये वाली एंगल x है तो ये वाली एंगल 2x है। आपको ये प्रूव करना है, ये बात, ये दिया हुआ नहीं, ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव में आ जाते हैं। हम मान लेते हैं OPQ को x, 2 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूं। मान लो OPQ को x, लेट एंगल OPQ इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब अगर ये x यहां बनाया है तो यहां पर भी कितना बनेगा? x। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास ये और ये बराबर होती है तो ये और ये बराबर होती है, क्योंकि अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम यहां क्लियरली देख के बता सकते हैं कि OPQ OQP के बराबर होगी। OP इज इक्वल्स टू OQ है, तो एंगल OPQ किसके बराबर होगा? एंगल OQP के, जो कि दोनों अब x बना चुके हैं। तो अब आप आ जाइए वापस आगे। तो अब हमें ये एंगल निकालना है ना, ये एंगल को मैं y ले लेता हूं, तो हमें एंगल PTQ को y लिया है। जो दो एंगल्स हमें प्रूव करने थे मैंने उसको x और y ले लिया है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब आगे आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों? देखो, क्योंकि आपके पास ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहां से ये पूरी 90 डिग्री होगी, और सिमिलरली ये पूरी एंगल भी कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। तो इसका रीजन क्या होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो OQ इज परपेंडिकुलर टू QT एंड आपकी PT इज परपेंडिकुलर टू OP बाय थ्योरम। आप लिख सकते हो वो लाइन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि यहां पर अगर ये x है, ये टुकड़ा 90 है, तो ये जो पूरा एंगल यहां बनेगा, यहां वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस x होगा, और जो यहां पर एंगल बन रहा है, इतना छोटा सा जो एंगल है, वो कितना होगा? वो भी होगा 90 माइनस x होगा। तो कुल मिला के हमने ये दो ट्राइंगल्स के पार्ट्स निकाल लिए हैं, 90 माइनस x और 90 माइनस x। तो मैं उसको लिख देता हूं दोस्तों, एंगल TPQ वो होगा एंगल TQP के बराबर, जो दोनों की वैल्यू है 90 माइनस x। तो अब हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तीनों एक ही ट्राइंगल में PTQ में हैं। तो यहां पर एंगल T प्लस 90 माइनस x, या एंगल P लिख देता हूं, प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180। तो आप लिखोगे एंगल T प्लस एंगल P, मतलब ये वाली एंगल रेड वाली, तो रेड वाली कितनी है? 90 माइनस x है, और Q वाली कितनी है? वो अलग से 90 माइनस x है, क्योंकि ये भी आप देख सकते हो 90 माइनस x है, वो होगी 180 के इक्वल। तो आप देखो 90 90 यहां पर कितना बना दिया? 180 माइनस x माइनस 2x इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल हो गया, सेम साइन होने की वजह से वहां जाके माइनस ही होता, और माइनस 2x वहां क्या आ जाएगा? प्लस 2x हो गया। एंगल T कहने का मतलब ये वाली एंगल, एंगल Y ही लिख देता हूं, एंगल T के जगह आप लिख लो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2x। अब आप y के जगह आप अपनी वैल्यूज डाल दो। y क्या है? PTQ, y है आपका PTQ, वो होगी 2 टाइम्स x के बराबर, तो x कितना है? OPQ, तो 2 टाइम्स एंगल OPQ होगा। ये हो गया आपका प्रूफ। यही प्रूव करना था ना कि एंगल PTQ 2 टाइम्स एंगल OPQ है। तो इस तरह से हमने आसानी से कर लिया x और y लेकर के। बुकिश मेथड से मत जाना, बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही अजीब टाइप के मेथड उन्होंने यूज किए हैं। तो किया सेम काम है, बट मैंने वेरिएबल्स कम लिया है, तो थीटा वगैरह मत करना है यहाँ पर, थीटा बाई 2 वगैरह, ठीक है। आराम से करो, एकदम इजी तरीके से पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार मेरी वर्ड्स को सुनो, तब जाके आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महा एंड महा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंदी भी है और एक तो और इंपॉर्टेंट भी है, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, 3 मार्कर या 5 मार्कर या 4 मार्कर, जिस रूप में आपको देखना है देख सकते हो। सो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में मस्ट से मस्ट रहना चाहिए ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये इन्होंने एग्जाम्पल्स में डाल के रखे हैं, तो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे अप्रोच करना है। 2-3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के दोस्तों, तो 2-3 तरीके मैं आपको तुरंत तुरंत बता देता हूं। सबसे पहले वो ओरिजिनल डायग्राम है, मैं यहां रफ डायग्राम्स बनाऊंगा ताकि मैं अपना कैलकुलेशंस को कर सकूं। यहां से एक टेंजेंट गुजरी हुई है, ओके, यहां से उन्होंने सर्कल पे एक डॉटेड लाइन से कनेक्ट किया है। और फिर ये पॉइंट यहां से जॉइंड है, फिर और तो कुछ इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, नहीं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक कॉर्ड भी है यहां पर 8 सेंटीमीटर का है, लास्ट एक कॉर्ड बना लेते हैं। चलिए पॉइंट्स टीपी क्यू ओ आर, तो ये हो गया आपका पॉइंट टी, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट ओ और सॉरी ओ, और ये है पॉइंट क्यू। बाइसेक्टेड एट द पॉइंट आर, बाइसेक्टेड मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये लाइन सेंटर से जा रही है, तो ये यहां 90 डिग्री बनाएगी। याद है ना वो थ्योरम क्लास 9th वाली कि सेंटर से जो लाइन बाइसेक्ट करने को बनाई जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली एंगल 90 डिग्री बनेगी। क्लियर? तो आप लिख सकते हो एंगल ओ आर पी आपकी 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाली एंगल 90 डिग्री। चलिए अगली पार्ट को मार्क करते हैं। तो अगर ये बाइसेक्ट होगी, मतलब पी आर और क्यू आर बराबर भी होगी, क्लास 9th के थ्योरम से पी आर और क्यू आर क्या होगी, इक्वल होगी, तो वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी इन्होंने दी है 8, तो आप 8 को 2 टुकड़े में बांटोगे तो 4 और 4 आएगा, मतलब कि ये पूरी कंबाइंड लेंथ आपकी 4 है और ये पूरी कंबाइंड लेंथ भी आपकी 4 है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हमारे पास क्या है, वो लेंथ ओपी की 5 है, ये सर्कल की रेडियस है, तो इन्होंने सर्कल का रेडियस दे दिया है 5 है। तो अब हमें बताना है फाइंड द लेंथ टीपी। अच्छा आपको ये टेंजेंट की लेंथ बतानी पड़ेगी, ये टीपी को बताना। तो मैं मान लेता हूं टीपी को y, मुझे निकालना क्या है y, बस टीपी की लेंथ निकालना तो मुझे y निकालना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहला अप्रोच, यहां पर आपका सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए कि आप इस पार्ट को x मान लो। ठीक है, इस पार्ट को आपने क्या मान लिया, x मान लिया, और इस पूरी पार्ट को आप कुछ और वेरिएबल मान सकते हो चाहो तो, बट मैं आपको बता रहा हूं यहां पर एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक रिलेशन आपको दिख रहा है ट्राइंगल का ROP में। तो इन ट्राइंगल ROP, अब मैंने जो मार्क किया वो ले लेता हूं, लेट OR इज इक्वल्स टू x। तो इन ट्राइंगल ROP आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या बैठेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां से आगे आपके पास 25 माइनस 16 इक्वल टू x स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई 3। तो इसका मतलब ये जो आरओ लेंथ है वो x नहीं है, वो 3 है इवेंचुअली, तो ये लेंथ हमारे पास 3 हो गई। ठीक है, सो OR लेंथ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। चलिए इतना तो हमने डिस्क्लोज कर लिया कि ये लेंथ हमारे पास कितना है, 3 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी 90 डिग्री कहां से खोजेंगे, ध्यान से सुनना। मुझे यहां दूसरा 90 डिग्री इस कोने पर दिख रहा है जहां पर रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर हो, यहां पर इस जगह पर। तो इस जगह पर रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो OP और PT परपेंडिकुलर होंगे। OP इज परपेंडिकुलर टू PT, और रीजन है थ्योरम से। मैं यहां उतना बड़ा थ्योरम नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, मैं बाई थ्योरम लिख दे रहा हूं, थ्योरम प्लीज रिवाइज कर सकते हो। तो ये क्या बोलेगा कि भाई हाइपोटेन्यूज, ये पूरी जो लेंथ है मेरी, ये पूरी लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, ये पूरी लेंथ आपकी होनी चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो जैसे ही हमने बोला OP इज परपेंडिकुलर टू PT, अब हम क्या करेंगे, यहां पर
टी आर की वैल्यू कुछ z मान लेते हैं वेरिएबल में। यहां हमने एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया, तो लेट टी आर इज इक्वल्स टू z। टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। यहां पर आप देखो एक ट्राइंगल ये होने वाली है OPT वाली, तो एक बार हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल में OPT में, और एक बार हम किस ट्राइंगल में लगाएंगे, इस छोटी वाली ट्राइंगल में PRT में, क्योंकि इसमें हमने लगा चुका है। तो PRT में आप एक बार छोटी वाली ट्राइंगल में लगा लो। अब देखो, अब मैं यहां पर क्या देख सकता हूं, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ 4 थी, ये लेंथ कितनी है, ये z है, और इन्हीं दोनों के परपेंडिकुलर और बेसिस हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि होगा यहां पर 4 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो कि होगा z का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो इसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज कौन है, y स्क्वायर है। ये आपके पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिंप्लीफिकेशन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इन ट्राइंगल OPT, तो आपको अब कौन से फोकस करना है, इस वाले ट्राइंगल में फोकस करना है। तो आप देखो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ये लेंथ 3 थी और ये z थी, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 प्लस z के बराबर। तो ये जो पूरी लेंथ है OT, ये पूरी लेंथ 3 प्लस z के बराबर होगी। और ध्यान से देखो वो 90 डिग्री का अपोजिट है, तो हाइपोटेन्यूज होगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 3 प्लस z का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर। आपको सिर्फ 90 पे फोकस रखना है, 90 के अगल वाला परपेंडिकुलर और 90 के नीचे वाला बेस। तो यहां पर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप देखो यहां पर भी एक y स्क्वायर है, यहां पर भी एक y स्क्वायर है, y स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो आप ये y स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। तो आप क्या लिखोगे, पुट 1 इन 2। आप क्या करो, पुट कर दो 1 को 2 में। तो ये काम मैं अगले पेज में कर लेता हूं दोस्तों। 4 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हम यहां रखेंगे, मतलब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था 3 प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और y स्क्वायर हमारे पास क्या था दोस्तों, y स्क्वायर था हमारे पास z स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही था ना। देखो z स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर था। तो अब हम इसको पूरा यहां पर प्लग इन कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस z का 3 प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के जगह ये डाल दो z स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब आप वैल्यूज डालो, 9 प्लस z स्क्वायर प्लस 6z, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, यहां पर आ गया 25 प्लस z स्क्वायर प्लस 16। z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया 25, 16 में से इधर 9 गया, तो यह आ जाएगा आपके पास 25 और 7 32, 32 अपॉन 32 इक्वल टू 6z। तो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32 अपॉन 6, तो z इक्वल्स टू आ जाएगा 16 अपॉन 3। तो z की वैल्यू आपकी 16 अपॉन 3 आ रही है सॉल्व करने पे। बट हमें z नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए y। तो हम ये z को कहां पुट कर देंगे, वापस से इस इक्वेशन में। तो हम इस z को यहां पर पुट कर लेते हैं। तो पुट z इज इक्वल्स टू 16/3 इन y स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो चलिए अब z की वैल्यू ये डालनी है, तो डाल देते हैं। y स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बोले तो 16। तो यहां 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 अपॉन में 9 प्लस का 16, और यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर। तो 16 9 144, तो 256 प्लस 144 अपॉन में 9, तो ऊपर आ गया हमारे पास 400 और नीचे आ गया 9। और जब हम y को निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट, मतलब कि 20 अपॉन 3, 400 का 20, 9 का 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो दिस वाज द कैलकुलेशन। थोड़ी सी लेंदी है बट इसको करने के मल्टीपल वेज हैं। आपको सिमिलैरिटी टेक्निक से मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि बहुत लोगों को सिमिलैरिटीज क्लियर नहीं होती, बट वो भी एक टेक्निक होती है जिसको वो क्लियर होता है ना, उसके लिए 2 सिमिलर ट्राइंगल्स यहां काम निकल जाएगा। अदरवाइज वेट करो, आपको एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि इसको 2 मिनट में ऑब्जेक्टिव ट्रिक से भी कैसे निकाला जा सकता है, एकदम सुपर ट्रिक होगी वो। तो अभी के लिए क्या करोगे, अगर आपको 4 मार्क्स लूटना है पूरा, तो आप इसको आराम से वेरिएबल अज्यूम कर करके सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखना, फोकस सिर्फ इस बात पे रहनी चाहिए कि आपने ट्राइंगल्स कौन कौन से लिए हैं।
अगर आपको पता है कि आपने कौन से ट्राइंगल्स लिए हैं तो आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाया है, बस आपका आंसर आया है और कुछ नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे दोस्तों एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 10.2 शुरू हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है वो भी डायरेक्ट आपके सीबीएसई के पीवाईक्यूज हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से एज अ रिजल्ट भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन सॉल्व किया हो, याद हो माइंड में, तो आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना क्या होगा। सबसे पहले एक पॉइंट क्यू है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। मतलब कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसपे टेंजेंट की लेंथ इन्होंने कितनी दी है 24, ये है टेंजेंट और इसकी लेंथ इन्होंने देके रखी है 24 है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, अगर ये पॉइंट क्यू है और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, मतलब यहां पर इसकी जो सेंटर से ये लाइन से डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को इन्होंने बोल के रखा है 25 सेंटीमीटर। सेंटर को हम मान लेते हैं ओ। तो आपको बताना है कि इस सर्कल का ये रेडियस कितना होगा। अगर ये सेंटर है तो आपको बताना है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ओ आर की वैल्यू बतानी है। तो अब हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होगा 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं आर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस बेस हम मान लेते हैं 24, तो 24 का स्क्वायर आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर आर स्क्वायर होता है। 25 स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 स्क्वायर कितना होता है 576। आंसर कितना आएगा आर स्क्वायर के इक्वल। आर स्क्वायर आपके पास आ गया 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। वैसे आप देख के ही बता सकते थे क्या ये वही वाली ट्राइंगल रिपीट हो रही है। कौन सी ट्राइंगल, ये 7, ये 24, ये 25 और यहां पर क्या होता है 90 डिग्री। देखो 90 के अपोजिट वाला 25, 90 के बगल वाला बेस, 90 के बगल वाला बेस 24, 90 के एडजेसेंट वाला 7, ये भी वैल्यू आई है कितनी 7। वही ट्रिपलेट को इन्होंने फॉलो किया है। आंसर है ए इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अच्छा अब आता है एंगल चेजिंग का क्वेश्चन। तो देखो एंगल चेजिंग का क्वेश्चन आ गया है। आपको बताना है कि एंगल PTQ कितना होगा, मतलब आपको ये एंगल की वैल्यू बतानी है। चलिए तो उस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बना लूंगा, ये भी रेडियस और ये भी टेंजेंट 90 डिग्री बना लूंगा। तो अगर मेरे पास ये चारों एंगल से क्वाड्रिलेटरल में है 1 2 3 4, तो चारों का सम कितना होना चाहिए दोस्तों 360 के बराबर। तो हम यहां लिखेंगे एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, इन सब का सम होना चाहिए 360 के बराबर। और हमें पता है कि एंगल OPQ और एंगल OQP दोनों क्या है बराबर हैं। एंगल OQP दोनों बराबर हैं 90 डिग्री के, ये हो गया 90 डिग्री ईच। तो इसका मतलब इन दोनों की जगह आप क्या रख सकते हो 90 प्लस 90 प्लस ये वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 110 दी हुई है, क्वेश्चन में ही दी हुई है। और ये वाली वैल्यू आपको निकालना है PTQ इक्वल टू 360। तो आपके पास ये 180 आ जाएगा, 360 में 180 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 180, और फिर ये 110 को भी इधर माइनस कर दो तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री है आपकी PTQ की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन, बस क्या ध्यान में रखना था रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री हमेशा बनाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक टेंजेंट बनाई हुई है P से A और B, मतलब कि यहां पर एंगल ये P है और ये B है टेंजेंट्स। आपको दी हुई है कि ये दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 80 डिग्री है, मतलब कि ये वाली टोटल एंगल 80 डिग्री है। ध्यान देना ये वाली टोटल एंगल की बात कर रहा हूं, दोनों टेंजेंट्स का इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब दोनों से उठा हुआ एंगल ये बोल रहा है। देन एंगल POA आपको बताना है कि ये एंगल कितनी होगी, ये एंगल POA ये आपको निकालना है। तो अब तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बकायदा आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो क्या कि आपकी ये एंगल आधा आधा बटेगा, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका था। तो ये एंगल 80 है तो ये बटेगा कितना 40 और 40 में, और फिर हमारे पास ये पॉइंट रेडियस और टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है तो ये कितना बनेगा 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो दोस्तों, 2 मिनट में निकल जाएगा आपका। 90 प्लस 40 प्लस x
इक्वल टू 180। तो आंसर आ जाएगा आपका x इक्वल टू 50 डिग्री। एक नंबर का इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से यह आ सकता है आपके बोर्ड्स में और इजीली हो भी जाएगा सबसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो आपको प्रूव करना है कि आपने अगर सर्कल के डायामीटर पे टेंजेंट्स बनाए। अब डायामीटर पे टेंजेंट्स कैसे बनेगा, देखो यहां पर एक टेंजेंट बनाया मैंने ऐसे, और इसके डायामेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, मतलब कि इस तरह से यहां पर मैंने एक टेंजेंट बनाया। तो आपको प्रूव करना है कि वो रेड वाली और ब्लैक वाली लाइंस पैरेलल होंगी। ये लाइन को मैं ए बी नाम दे रहा हूं और ये लाइन को मैं पी क्यू नाम दे रहा हूं। तो हमारा मकसद क्या होगा, प्रूव ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। चलिए अब इनको प्रूव करने में हम लग जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर ज्वाइन दी लाइन, आपका ये लाइन ज्वाइन होगा और ये लाइन डेफिनेट है कि सेंटर से गुजरेगी ही गुजरेगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो ये रेडियस हो गया, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री, बीच में एक पॉइंट होगा ओ जो ये रेडियस और टेंजेंट को 90 बना रहा होगा। तो सेंटर से तो पास करेगी ही करेगी। अब आप ये पॉइंट को M मान लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट M, और ये पॉइंट को N मान लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट N। तो आप लिख सकते हो AB is perpendicular to ON and PQ is perpendicular to OM बाई थ्योरम। ये दोनों कैसे है दोस्तों, बाई थ्योरम है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों एंगल्स का सम आपका कितना हो रहा है, 180 के इक्वल। तो आप देख सकते हो एंगल BNO इज इक्वल्स टू एंगल, सॉरी इक्वल्स टू नहीं लिखना चाहिए, प्लस एंगल QMO, एंगल QMO इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज आ गया। तो इसे हम कहते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बात बता देता हूं, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब इनका ये दोनों साइड का जो सेम इंटीरियर है उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर ये x है ये y है तो x प्लस वाई की वैल्यू 180 आनी चाहिए जब ये लाइंस पैरेलल हो। और अगर इनका सम 180 आ रहा है इसका मतलब ये लाइंस इसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो उसी तरह से आप देख सकते हो आपको उसी टाइप की फिगर दिख रही होगी। यहां पर ये लाइन है, ये लाइन है, ये पूरी एंगल और ये पूरी एंगल, इन दोनों का सम कितना बन रहा है दोस्तों, 180। इसका मतलब AB और PQ को इंटीरियर्स का सम 180 तभी होता है जब AB और PQ क्या हो, पैरेलल हो। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन AB is parallel to PQ. Hence, AB is parallel to PQ. हमने ये बात प्रूव कर दी। तो ये बहुत ही इजी प्रूफ था जिसमें 9th क्लास की छोटी सी बात आ रही थी, क्या, को इंटीरियर्स का सम 90 होता है, ओके 180 होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो डायरेक्ट कन्वर्स है थ्योरम 1 का, तो ये आप खुद से कर सकते हो, ये मैं आपके लिए DIY छोड़ता हूं दोस्तों, ये आप अपने से भी कर सकते हो, DIY है, आप अपने से करो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है नेक्स्ट। ओके तो ये क्वेश्चन है अब हमारे पास, ये भी बहुत इजी बकायदा क्वेश्चन है। कैसा, देखो आपको बताना है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब एक पॉइंट है जो कि 5 सेंटीमीटर में है सेंटर ऑफ द सर्कल से। ये देखो ये लेंथ 5 है, इन्होंने दे के रखी है। और फिर कहा है इन्होंने कि उस सेंटर ऑफ द सर्कल से द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये 5 है और ये जो लेंथ है टेंजेंट की वो 4 है, वो पॉइंट 4 है। तो आपको बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा, ये रेडियस की लेंथ क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। कैसे, आप सिंपल देखोगे, ये लेंथ आपके पास 5 है, ये लेंथ आपके पास कितना है, 4 है, ये एंगल 90 डिग्री, पाइथागोरस तो सीधा आंसर आएगा, ये 3, खत्म।
5 3 4 3 4 5, वही ट्राइंगल है दोस्तों, वही ट्राइंगल यूज हो रहा है। 3 4 5 का ट्राइंगल, 3 4 परपेंडिकुलर के अपोजिट वाला 5 होगा। इजी क्वेश्चन है, 3 होगा रेडियस आंसर। अब आते हैं ये क्वेश्चन पे, तो ये वाला होगा आपका न्यू क्वेश्चन, बट ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपने शुरू में एग्जांपल्स में किया था। तो एग्जांपल्स करने इसीलिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लीजिएगा दोस्तों, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, और दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में खास बात इन्होंने क्या कहा है कि ऐसी एक रेडियाई 5 और 3 की है, मतलब बड़े वाले सर्कल का 5 है, छोटे वाले सर्कल का 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ऐसी कॉर्ड जो लार्जर सर्कल को निकले बट छोटी सर्कल को टच करे। तो छोटी सर्कल को हमने टच करता हुआ एक कॉर्ड बना दिया है। देखो ये जो लाल वाली लाइन है वो बड़ी सर्कल की क्या है, कॉर्ड है, बट छोटी सर्कल की टेंजेंट है। तो ये वाली लाइन ए बी, इसकी लेंथ निकालनी है हमें फाइंड करना है ए बी का लेंथ। तो चलिए ए बी की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहां से सेंटर से एक रेडियस को ड्रॉप करते हैं। यहां से हमने किया रेडियस को ड्रॉप, ये रही सेंटर ऑफ द सर्कल। और फिर यहां पर हम क्या करेंगे, इस जगह से हम एक लाइन को जोड़ देंगे, यहां ऐसे 90 डिग्री वाली लाइन। अब हमें क्या करना है, इसमें सारे पॉइंट्स को लेबल, ये वाली पॉइंट O होगी, ये वाली पॉइंट D होगी, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 बना के छोड़ेगा। ठीक है, अब हमें बताना है ये लार्जर वाली सर्कल का रेडियस है, इसका मतलब ये वाला कितना होगा, टोटल लेंथ 5 होगा। ओके हाँ, और ये वाली स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, तो ये वाला कितना लेंथ होगा, 3 होगा। तो हमें ये एडी लेंथ को निकालना पड़ेगा। एडी लेंथ कितनी होगी, अब देखो एडी लेंथ कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम सेम ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा कि OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, एडी है ना, AD स्क्वायर। तो आपकी AD की वैल्यू आ जाएगी 4, AD की वैल्यू आपने बना दी 4। तो अगर आपकी ये वैल्यू 4 है तो ये भी कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि अगर आप यहां से जोड़ोगे तब भी तो वो रेडियस ही है ना सर्कल का। 5 3 4 इधर से गिनो, 5 3 4 इधर से गिनो, आपकी टोटल लेंथ कितनी हो गई AB की, 8 सेंटीमीटर। सो AD इज इक्वल्स टू BD, जो कि दोनों की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। हेंस हमारे पास AB की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन, बहुत ही महा इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके डायरेक्ट रिजल्ट्स में आया है बहुत बार। बताता हूं कैसे। इन लोगों ने क्या किया है, बोर्ड्स वालों ने यहां पर 10 दे देंगे, यहां पर 15 दे देंगे, यहां पर 11 दे देंगे और बोल देंगे गायब है, बना के दिखाओ। तो ऐसे वैल्यूज के साथ आप लोग खेलेंगे तो आपको ये रिजल्ट एज अ रिजल्ट याद होना चाहिए, और एज अ रिजल्ट मैं आपको करवा दूंगा, मैं आपको बताऊंगा एक पैटर्न इसमें जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ करते टाइम हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, देखो अगर हमें याद हो थ्योरम, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ होगी टेंजेंट की, ये वाली लेंथ dr, वो किसके इक्वल होगी, यहां पर ds के इक्वल, यहां पर आएगी लेंथ ds के इक्वल। तो आप देख सकते हो dr इज इक्वल टू ds होगा। क्लियर, तो मैं लिखता हूं एज टेंजेंट्स ड्रॉन are equal in length, तो हम उससे क्या लिखेंगे, देखो पहले ds इक्वल टू dr लिखोगे, तो ds इज इक्वल्स टू dr लिखोगे, पहला फर्स्ट। दूसरा, अब यहां पर देखो AS किसके बराबर होगा, ये A से मैंने S ड्रॉ किया तो ये A से P के बराबर होगा, यहां से टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो AS को मैं जस्ट इसके नीचे लिखूंगा, AS इज इक्वल्स टू क्या होगा, AP होगा, AP होगा आपके पास। सेकंड, थर्ड क्या होगा, आप B से ड्रॉ करो, तो B से जो लाइन होगी PQ BP, और यहां से जो लाइन होगी BQ वो इक्वल होगी, तो BP इज इक्वल्स टू BQ होगा। यहां पर हम लिखेंगे BP इसके बगल में, और यहां पर मैं लिख दूंगा BQ। AP BP मैंने पैटर्न बनाया है, देखो AP BP, ताकि ये लोग दोनों कंबाइन हो सके, तो कंबाइन करने का एक पैटर्न लिख रहा हूं। और फिर
यहां से CQ यहां से CR के बराबर होगा। ये वाली पूरी लेंथ CR, ये वाली पूरी लेंथ किसके बराबर होगी? CQ के बराबर होगी। तो यहां से हमारे पास CQ इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? CR। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या कर देना है? चुपचाप सभी को ऐड ऑल इक्वेशंस एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आप देखो एडिशन का रूल, आप इसको इसके साथ ऐड करो, मतलब आप ds प्लस as करो, और फिर आप इधर दोनों को ऐड करो LHS में, BQ और CQ को ऐड करो, इधर से BQ प्लस CQ को ऐड करो। अब इक्वल टू RHS वाले एडिशन, तो DR और किसको क्लब करोगे? CR को क्लब करोगे। फिगर से देख सकते हो DR और CR क्लब हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर DR प्लस CR होगा, और यहां पर प्लस आ जाएगा AP और BP, तो यहां पर आ जाएगा AP और BP। अब क्लबिंग करने के बाद आप लेंथ देखो, DS प्लस AS कौन सा लेंथ बना देगा? DS प्लस AS, ये दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो पूरा AD बन जाएगा। सो AD प्लस आपकी जो नेक्स्ट लेंथ है BQ CQ, तो BQ CQ क्या बना देगी? BC। यहां पर आपकी लेंथ आ रही है BC, शुड बी इक्वल टू AP BP, तो AP BP AB बना देगा, और उसी तरह से यहां पर DR CR आपका CD बना देगा, तो AB प्लस CD। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रूविंग पार्ट खत्म। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑल्सो। आप इसको एज अ रिजल्ट कैसे याद रखोगे? देखो मैं आपके लिए यहां स्टेटमेंट लिख देता हूं, सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब ऐसी एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक सर्कल हो, उसके जो दो अपोजिट साइड्स का सम है वो बाकी दो अपोजिट साइड्स का सम के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये वाली लेंथ को देखोगे, देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दी, रफ क्वाड्रिलेटरल, यहां पर एक लेंथ है AD, यहां पर B, यहां पर C, तो BC प्लस AD आप लिखोगे तो वो किसके बराबर आएगा? BD प्लस AC के बराबर आएगा। ये वाली पार्ट BD प्लस AC के बराबर आएगा। उसी तरह से आपके पास दो अपोजिट साइड्स AD और BC आए हैं, और यहां से क्या आया होगा? DC और AB आया होगा। तो ये एज अ रिजल्ट आप याद रख सकते हो, कि आपको याद रहे तो आप जल्दी कर लोगे एज अ सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी था बाय द वे। सिर्फ क्या लिखना था यहां पर? ऑर्डर। आपने इस टेंजेंट का पहला क्वेश्चन कर लिया, जिसने आपने ऑर्डर में लिखा और फिर इसको एडिशन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन फिगर, ये वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, आपको अपने स्कूल एग्जामिनेशंस में भी बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और बाय द वे बकायदा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करना है आपको। फिगर आपके पास दी हुई है, XY और X डैश Y डैश ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है। पैरेलल कहने का मतलब आपके पास ये और ये पैरेलल टेंजेंट्स है, तो ये और ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है। बिल्कुल है। द AB एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है C, इंटरसेक्टिंग XY को इंटरसेक्ट कर रहा है A पे, और X डैश Y डैश को B पे कर रहा है। बिल्कुल, प्रूव करना है कि ये एंगल 90 होगा, प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो चलिए प्रूव में लग जाते हैं दोस्तों। सिंपल सा प्रूफ होने वाला है। कैसे? देखो, यहां से यहां तक आप एक ज्वाइन करो लाइन, और उस लाइन को कह दो आप OC। तो हमने क्या किया? सबसे पहला स्टेप ज्वाइन OC, और फिर आप देखो आपके पास क्या क्या चीज सेम आ गई है। मेरे पास सबसे पहला ये PA किसके बराबर होना चाहिए? AC के बराबर, क्योंकि एक सर्कल के ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये लेंथ होगी और ये लेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो AP इज इक्वल्स टू AC होगी। सबसे पहले मैंने लिख लिया AP इज इक्वल्स टू AC, पहला बात। दूसरा, OP इज इक्वल्स टू क्या होगा? OC होगा, क्योंकि दोनों सर्कल के क्या है? रेडियस है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो OP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OC हो जाएगा। और फिर क्या लिख दोगे? OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन, क्योंकि ये जो लाइन है वो कॉमन है, तो OA इज इक्वल्स टू OA आपके पास क्या आ गया? कॉमन। और ये AP इज इक्वल टू AC कैसे है? वो बाय थ्योरम है। थ्योरम कौन सी? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर हमने ये तीनों लिया तो देखो आपके पास ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गया?
कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल OPY शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCY या A, अच्छा सॉरी वो A है, तो ट्राइंगल OPA शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA बाय द क्राइटेरिया साइड साइड साइड, क्योंकि हमने तीनों साइड लिए हैं इसलिए। तो अब आप बता सकते हो सिमिलरली ये वाली ट्राइंगल जो होगी वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। BQ इक्वल टू BC टेंजेंट्स, OQ इज इक्वल टू OC रेडियस, OB इज इक्वल टू OB कॉमन। तो मैं सिमिलरली यहां लिख दे रहा हूं, सिमिलरली आपकी ट्राइंगल OQB कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल OCP के बाय द क्राइटेरिया सेम SSS। ठीक है, अब यहां से चोरी क्या करना है दोस्तों, सुनो, यहां पर जब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला था तो एंगल POY शुड बी इक्वल टू एंगल COY। तो यहां से या A POA COA के इक्वल होना चाहिए। तो POA शुड बी इक्वल टू एंगल COA, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। x और x मान कर लेता हूं। और उसी तरह से अगर मैं इस स्टेटमेंट से लिखूं तो इस स्टेटमेंट से मुझे क्या दिखेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब QOB COB क्या होंगे, इक्वल। QOB COB इसको हमने मान लिया y और इसको हमने मान लिया x। चलिए अब आप देखिए कि यहां पर आपके पास क्या बाइसिमेट्री बन रही है कि अगर हमने इसको y और y माना है तो सारे एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन पे फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि ये डायामीटर है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा जो कि x प्लस x प्लस y प्लस y 180 डिग्री बनाना चाहिए एज द लीनियर पेयर रूल, एज x प्लस x प्लस y प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप यहां से लिख सकते हो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब आपका 2 कॉमन होकर के x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो 180 अपॉन 2 90 डिग्री आ जाएगी। अब आपको देखना पड़ेगा कि x प्लस वाई आपके पास कौन सा एंगल है। तो आप यहां ध्यान से देखो, x प्लस वाई ये वाली x और ये वाली y, तो ये पूरी एंगल बन रही है x प्लस वाई, और ये एंगल है AOB जो हमें प्रूव करने कहा गया था। तो AOB हमारा एंगल x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई की जगह आप क्या लिख दोगे, एंगल AOB जो होगी किसके बराबर, 90 डिग्रीज के बराबर। सो दिस वाज इट दोस्तों, ये आराम से प्रूव होने वाला क्वेश्चन था, बट लेंदी नहीं है, आराम से हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने यहां कॉन्ग्रुएंसी की, यहां कॉन्ग्रुएंसी की, दो एंगल्स छाप लिए, चोरी कर लिए और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो पहले हम टेंजेंट्स बना ले, हमारे पास सर्कल होगा और सर्कल के जो दो एंगल्स होंगे टेंजेंट्स के बीच में उनको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहां से एक पॉइंट होगा और एक पॉइंट यहां से होगा। अब जो एंगल यहां बन रही है उनके बीच में ये एंगल बन रही है, तो इस एंगल को मैं मार्क कर लेता हूं। अगर मान लो ये लेंथ a है, ये पॉइंट मान लो P है और ये पॉइंट मान लो Q है। सर्कल की सेंटर बना ही लेते हैं पूरी डायग्राम को। ये हो गया आपके पास नंबर 1 रेडियस कनेक्शन, फिर ये होगा नंबर 2 रेडियस कनेक्शन, और फिर एक लाइन, या बीच में नहीं जोड़ते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बना करके देख लेते हैं। OP ये वाला पॉइंट सेंटर का सर्कल का O है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मतलब जो एंगल यहां बन रही है PAQ, ठीक है, लिख लेते हैं पहले एंगल PAQ, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब कि
जो एंगल इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जो बन रही है, ये टेंजेंट जो यहां पर बना रहा है और ये टेंजेंट जो यहां पर बना रहा है, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे जो लाइन बन रही है, ये एंगल और ये एंगल, ये पूरी एंगल के साथ ये ब्लू वाला और ब्लैक वाला का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, मतलब कि 180 होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, वो इसके साथ क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो चलिए, तो प्रूव करना है हमें एंगल PAQ, प्रूव करना है ये एंगल प्लस ये एंगल होगा आपके पास 180 डिग्रीज। हाँ, तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं बाकी एंगल्स को मार्क कर देता हूं जो मैंने अभी पढ़े हैं। तो ये हमने पढ़ा है 90 होता है, ये हमने पढ़ा है 90 होता है। क्यों, रेडियस है, टेंजेंट है, परपेंडिकुलर होगा। तो OQ इज परपेंडिकुलर टू AQ एंड उसी तरह से आपका OP इज परपेंडिकुलर टू AP होगा। सो आप क्या बोलोगे कि इन सब का सम कितना आना चाहिए, 360 के बराबर। तो इसका मतलब एंगल PAQ प्लस 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस एंगल POQ, देखो मैंने वो चारों एंगल्स लिख लिए हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, सबका सम 90 के बराबर। अब ये 90 90 कितना आ जाएगा, 180, और 180 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट। तो आंसर आ जाएगा आपके पास एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 के। तो यहां पर हो गया आपका ये क्वेश्चन निपट गया। तो ये क्वेश्चन एज अ रिजल्ट भी याद रहना चाहिए दोस्तों सभी को कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और यहां पर टेंजेंट ड्रॉन है, तो इनका और जो इनका सम आएगा वो कितना होगा, 180 के बराबर। समझ में आया, इसका और इसका सम कितना होगा, 180 के हमेशा बराबर होगा। ये 30, ये 150, ये 60, ये 120, ये 90, ये 90। तो ऐसा भी कभी कभी सिचुएशन आ सकता है। डायरेक्ट एज अ रिजल्ट भी आपको याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से निपट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के बाहर है, मतलब अपने अंदर एक सर्कल रखता है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक सर्कल है। तो आपको बताना है कि वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगी। चलिए उसको बना लेते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये मान लो आपके पास सर्कल है, इसके बाहर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये हो गया नंबर 1। तो ये हो गई हमारी पूरी फिगर तैयार। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स को इरेज कर लेते हैं। ये वाला हो गया कट, ये वाला भी कट, ये वाला बेटा, ये हो गए हमारी फिगर अच्छे से तैयार। अब हम क्या जानते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। सपोज करो ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहां पर AB, यहां पर C और यहां पर D होगा। अब आपको मैंने बताया था एक क्वाड्रिलेटरल में, अभी जस्ट एक क्वेश्चन करके आया था, तो हमने देखा था कि अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो इन दोनों अपोजिट साइड्स का सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन से ये एक रिजल्ट लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि आपका AD प्लस BC जितना होगा वो होगा किसके बराबर, AB प्लस CD के बराबर। AB प्लस CD के बराबर होगा। और इसको मैंने लिख दिया है सॉल्व्ड प्रीवियसली। आप प्लीज उस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। उस क्वेश्चन के बिना ये थोड़ा सा अधूरा सा रह जाएगा। और अगर तब भी नहीं आ रहा है, इसके अंदर ही करना है, तो आप क्या करो, यहां पर पॉइंट P ले लो, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को Q, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को R, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को S। फिर शुरू हो जाओ, AS AP DS DR CR CQ BQ BP, ऐसे ही ऐड करना है। उसी टाइम किया था तो हमने ये प्रूव कर लिया था। अब हम क्या यहां देख सकते हैं, बट ध्यान से सुनना, यहां मैं जो लाइन लिखने वाला हूं, बट ABCD तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का अर्थ क्या होता है कि CD AB के बराबर होगा। सो
सी डी इज इक्वल्स टू ए बी है, एंड यहां पर ए डी और बी सी बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स, वो लोग दोनों बराबर होंगे। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर ए डी प्लस बी सी के जगह ए डी प्लस बी सी के जगह क्या लिख दूं, ए डी लिख दूं, और यहां पर ए बी प्लस सी डी के जगह मैं ए बी को लिखूं, बट मैं सी डी के जगह क्या कर दूं, ए बी कर दूं, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2AD और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2AB। 2 से 2 कैंसिल हो गया, AD इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AB। मतलब कि मेरी ये जो पूरी लेंथ है और ये जो पूरी लेंथ है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि एज AD इज इक्वल्स टू AB, लेकिन हमें तो दिया हुआ था कि AB DC के बराबर है, तो इसका मतलब सारे ही साइड बराबर हैं, AB DC BC और AD, AB BC DC और AD ये सभी बराबर हैं। तो इसका मतलब ये x है, तो ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम से x है, और हमने क्या प्रूव किया कि ये x के बराबर है, तो इसका अपोजिट साइड वाला ये भी कितना होगा, x होगा, मतलब सेम टाइप का साइड होगा। तो अगर सारे साइड बराबर हैं, हेंस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम ये कौन सा स्पेशल है, एक रोम्बस है। तो ABCD एक्चुअल में एक रोम्बस है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाता है। ये भी बकायदा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग के स्कूल के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज इसको भी एज अ रिजल्ट कोशिश करना याद करने का, कि हमने पहला याद क्या किया था कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा, और दूसरा हम याद कर सकते हैं कि अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम निकला तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रोम्बस भी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स का सम बाकी दो साइड्स के सम से इक्वल है, मतलब ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि ये एक रोम्बस है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग के लिए, कि ऐसा क्वेश्चन आपको लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, और बाकी इंपॉर्टेंट तो बहुत ही ज्यादा है। 3 या 5 स्टार भी इसको ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो टेक्निक सॉल्विंग की लगेगी वो टेक्निक आपको सीखना ज्यादा जरूरी है। सर्कल्स में प्रॉब्लम का नंबर, प्रॉब्लम कोई भी चेंज कर देगा, 8 6 की जगह कुछ भी नंबर्स रखा सकते हैं, बट टेक्निक सीखना क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पर एक ट्राइंगल बनाई हुई है जिसकी रेडियस इन्होंने दी है 4 है, मतलब कि ये रेडियस की वैल्यू यहां पर 4 है। ठीक है, अब बोला है आपको बताना होगा कि ये 8 और 6 है, आपको बताना है कि AB और AC क्या होगा, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी है। तो अब मैं आपको बताता हूं, यहां CD से लेकर लेंथ, और मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को P, तो यहां CP और CD क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह से यहां पर मैं मान लेता हूं Q, तो ये वाला DB और यहां वाला BQ क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहां से जितनी टेंजेंट यहां होगी उतनी टेंजेंट यहां होगी। तो हम बाई थ्योरम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, CP इज इक्वल्स टू CD होगा, CP इज इक्वल्स टू CD, और BD इज इक्वल्स टू BQ है, तो BD इज इक्वल्स टू BQ है। ये दोनों बाई थ्योरम है। तो इसका मतलब ये लेंथ भी आपके पास 6 होगी और ये लेंथ भी आपके पास 8 होगी। कंट्रोवर्सी बात क्या है, यहां पर जो x होगी वही x यहां पर होगी, क्योंकि जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ उसकी भी होगी। इसका मतलब AP को अगर हमने x माना, लेट AP इज इक्वल्स टू x, सो AP इज इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, AQ होगा, वो भी x के बराबर होगा, मतलब कि ये लेंथ भी ऑटोमेटिकली x आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमें बताना पड़ेगा कि इसके साइड्स AB और AC क्या है। तो अगर हमें बताना है कि ये साइड्स क्या होंगे, बाय द वे ये भी सर्कल का रेडियस है 4 होगा, ये भी सर्कल का रेडियस है 4 होगा। आप देखो आपके पास तीनों साइड्स आ गई हैं, तीनों साइड से हम पहले एरिया को इक्वेट करेंगे। यहां जरूरी है समझना क्या स्टूडेंट्स को, एरिया इक्वेशंस कैसे मुझे रिजल्ट करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग हेरॉन्स। मैं यहां लिखने वाला हूं यूजिंग
हेरॉन्स। तो यूजिंग हेरॉन्स जब मैं लिखूंगा तो देखो क्या आएगा। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या था, पहले मैं आपको याद दिला देता हूं। एस की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और फिर एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से। ये हो गई आपकी पूरी हेरॉन्स की बात। तो अब आप इस हेरॉन्स को अप्लाई करोगे, यहां पर आपके पास a मतलब कि फर्स्ट साइड, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, x प्लस 6, b जो ये सेकेंड साइड है वो कितनी होगी, x प्लस 8, और c जो आपके पास पूरी लेंथ है वो होगी 14। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 14 होगी। तो अब जब हम निकालेंगे s मतलब सेमी पेरीमीटर, तो वो होगा इन सबका सम x प्लस एक्स 2x प्लस 8 6 14 और 14 28, और इसका डिवीजन 2 से। तो ऊपर में आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस 14, और यहां पर 2 से 2 कैंसल, आपकी s की वैल्यू आ गई x प्लस 14। अब आप s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी यहां निकाल सकते हो। तो यहां पर आपको s माइनस ए क्या मिलेगा, देखो s माइनस ए की वैल्यू, s की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 14, और a की वैल्यू हमने कितनी ली है, ये वाली पूरी साइड a थी जो कि आई थी x प्लस 6। तो x माइनस 14 में x प्लस 6 माइनस करना है, तो आपके पास x प्लस 14 माइनस ऑफ x माइनस 6 आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल होके 8 आ जाएगा। दिस विल बी दी वैल्यू ऑफ s माइनस ए। सिमिलरली अब आप बाकी क्या कैलकुलेट कर सकते हो, s माइनस बी, तो वो कितना होगा, x प्लस 14 माइनस ऑफ x माइनस 8, जो ये वाली साइड है, ये वाली पूरी साइड x माइनस या x प्लस 8 है। तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, s माइनस बी का वैल्यू 6, और s माइनस सी क्या होगा, x प्लस 14 माइनस द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड तो पूरी 14 है, इसका मतलब यहां पर आएगा सिर्फ और सिर्फ x। अब आप शुरू करो अपना एरिया इक्वेशन। तो एरिया क्या होता है, अंडर रूट s, s की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, s यही है x प्लस 14, s माइनस ए, तो s माइनस ए तो 8 है, s माइनस बी, तो s माइनस बी तो 6 है, s माइनस सी x है। अब आप यहां पर क्या करोगे, 8 6 48x रख लो, तो 48x x प्लस 14 का अंडर रूट, ये हो गया आपका एरिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपने एरिया कहां से निकाल लिया, हेरॉन्स से। ये बहुत जरूरी है समझना, एरिया कहां से आया है, सबसे पहला हेरॉन्स से। अब हम इसको दूसरी बार किस एरिया से निकालेंगे, यहां मैं आपको बताता हूं कि दूसरी बार ये एरिया कैसे आएगा। अच्छा एक मिनट इधर ही बना लेते हैं। अब मैं इसको एरिया इक्वेशन इस तरीके से बनाऊंगा, यहां पर रेडियस और एक यहां पर रेडियस, ठीक है। जो ये रेडियस मिला होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये सर्कल का सेंटर हो, ये पी, ये क्यू, ये आर। आप देखो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, रेडियस टेंजेंट ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप यहां एक चीज कर सकते हो, क्या मैं बता रहा हूं, इसको ट्राइंगल्स में डिवाइड करो। कैसे, देखो बी पॉइंट को सेंटर से जोड़ो, सिमिलरली आप ओ पॉइंट को इस सेंटर सी को ओ सेंटर से जोड़ दो, और सिमिलरली आप ऊपर वाले ए वर्टेक्स को ओ सेंटर से जोड़ दो। तो हमने यहां पर क्या किया, डिवीजन ऑफ ट्राइंगल्स। देखो हमने लाल लाल ट्राइंगल्स बना दिए हैं। तो अब मैं इसका एरिया निकालूंगा यूजिंग दी पार्ट ट्राइंगल्स। देखो कैसे, तो अगर हम यहां इस पूरे ट्राइंगल को तोड़ना चाहें तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसको मैं 3 हिस्सों में तोड़ूंगा। कौन कौन सा, नंबर 1 हिस्सा AOB, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। नंबर 2 हिस्सा क्या होगा, ये वाला पूरा ट्राइंगल ब्लू वाला, और नंबर 3 हिस्सा क्या होगा, ये पूरा ग्रीन ट्राइंगल।
अगर आप इस ब्लू, ग्रीन और ब्लैक के एरिया को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास पूरा ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। अब मैं ब्लैक वाले की एरिया कैसे निकालूंगा? ब्लैक वाला कौन सा है? एओबी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी वो कितना आना चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि होगा हाफ इंटू, यहां पर बेस क्या है दोस्तों? ये पूरी लेंथ, और ये पूरी लेंथ तो हम जानते हैं x+6 थी, तो यहां पर बेस हो गई x+6, और हाइट कितनी है? हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाती है, 4 की लेंथ थी ना, ये रेडियस हमें 4 दी हुई थी, तो ये वाली लेंथ कितनी है? 4 है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2x+12, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसी तरह से आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी देखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या होगा? ये लेंथ बेस होगी इस बार, जो कि है x+8, तो ये पूरी लेंथ बेस है, उसके लिए ये हाइट है, तो इसका मतलब हमारा बेस होगा x+8 और हाइट होगा वापस से ये रेडियस जो कि है 4, तो फिर से ये 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ गया 2x+16, ये हो गई आपकी इसकी एरिया, ये हो गई इसकी एरिया। थर्ड ट्राइंगल, ब्लू वाली ट्राइंगल बीओसी की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी वो क्या आएगा? हाफ इंटू बेस 14 हाइट 4, तो बेस 14 हाइट 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाए आपके पास आ जाएगा 28। तो इसका मतलब ये हो गई फर्स्ट एरिया, ये हो गई सेकंड एरिया, ये हो गई थर्ड एरिया। अब हम इन तीनों को क्या कर देंगे? ऐड, ताकि हमें मिल जाए टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो ये होगा टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। चलिए करते हैं इस चीज को, तो यहां पर से हमने एरिया एबीसी निकाला, यहां पर से हमने एरिया एबीसी निकालेंगे। 48x x+14 ये हो टोटल एरिया, हमारी टोटल एरिया है 48x x+14, दैट शुड बी अंडर रूट, शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दोज 3 एरियाज। तो पहली एरिया कितनी थी? 2x+12, फिर 2x+16, फिर 28, तो हम इसको लिख देंगे क्या? 2x+12, 2x+16 और 428, तो यहां पर से आपके पास कितना आ गया? देखो 4x+56, और यहां पर आप लिख दोगे 48x x+14 का अंडर रूट। अब आपको अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये इधर आके रूट में बन जाएगा, तो 48x x+14, और इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? 4 इंटू x+14 आ जाएगा, और उसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, मतलब पूरे क्वांटिटी के ऊपर एक होल स्क्वायर आ जाएगा रूट होने की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप सुनना ध्यान से, इसको होल स्क्वायर खोलने मत बैठना, क्या करना है तुमको? चालाकी से 48x x+14 लिखो, आप 4 का स्क्वायर खोल लो 16, बट आप इसका स्क्वायर मत खोलो, आप इसको ऐसे लिख दो x+14 का होल स्क्वायर। फिर क्या करना? ये जो x+14 यहां आ रही है उसको इवेंचुअली डिवाइड में ले आओ, तो 48x यहां आ जाएगा 16 x+14 का होल स्क्वायर अपॉन में x+14, तो ये पूरी टर्म से एक बार में ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, तो एक ब्रैकेट बचेगी, तो आपके पास बचेगा 48x इक्वल टू 16 टाइम्स x+14, 16 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल, तो 3x इक्वल टू x+14, तो x इधर आके आ जाएगा आपके पास 2x इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू हमने फाइनली निकाल ली है। अब आप देखोगे तो आपके पास प्रॉब्लम में AC लेंथ पूछा है और AB लेंथ पूछा है। AC कितनी है? x+6, AB कितनी है? x+8, तो AC की वैल्यू अगर हमारे पास पूछी गई है तो वो है x+8, AC x+6 है, और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? x+8 है, तो ये कितना आ जाएगा? 7+6, ये कितना आ जाएगा? 7+8, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गए आपके आंसर्स 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर।
सो दिस वॉज अ लेंदी बट बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, जिसको आपको करना जरूर से जरूर आना चाहिए। कैसे, सुन लो, एक ओरल डिस्कशन दे देता हूं। सबसे पहले मैंने एरिया निकाली हिरॉन से एरिया निकालने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले उसको नॉर्मली इवेंचुअली इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद मुझे पता चला कि यहां पर एरिया 3 ट्राइंगल से अलग अलग बांट के निकाला जा सकता है। तो एक बार हिरॉन से एरिया आएगा, एक बार अलग अलग 3 ट्राइंगल से एरिया आएगा, उन दोनों को हमें क्या कर देना है लास्ट में, इक्वेट। तो हमारा आंसर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चंस बहुत आते भी रहते हैं, अगर आपको 3 मार्क्स में मिलता है तो हर्ज नहीं है, बहुत ही इजी होता है। बस आपको याद रहना चाहिए क्या करना है, एक हिरॉन से एरिया इक्वेट करना है, एक 3 ट्राइंगल से एरिया इक्वेट करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। अच्छा, पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और उसके अंदर एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये रही हमारी सर्कल जिसके सर्कमस्क्राइबिंग में है एक क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कैसा ही बना सकता हूं, चलिए। So this was the circle which has been circumscribed or which have been inscribed in a quadrilateral। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि इसके अपोजिट साइड्स, तो पहले हम साइड्स मार्क कर लें। ये वाली होगी ए बी और ये वाली होगी सी डी, और ये सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि इसके अपोजिट साइड्स सबटेंड करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि अगर मैं इस एंगल को देखूं जो इस साइड की वजह से बन रहा है, यहां जो एंगल बन रहा है देखना ध्यान से, तो आपको बताना है कि ये दोनों की वजह से जो एंगल यहां बन रहा है और इन अपोजिट साइड्स की वजह से जो एंगल यहां बन रहा है, AOB और COD, इन दोनों का सम 180 है। ये यहां प्रूव करना है कि एंगल सबटेंडेड बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों की वजह से, उनका सम 180 है। तो हमारा टू प्रूव क्या होना चाहिए, एंगल COD प्लस एंगल AOB शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करने में लग जाते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। अब आप देखो इसको मैं कैसे करता हूं। तो इवेंचुअली हमें क्या करना है, सिंपल, बस यहां से जहां जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां वहां एक एक करके लाइन बनाते जाओ, सारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स को जोड़ दो। ये हमने क्या किया, सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को जोड़ दिया है। अब आप ध्यान से सुनो, जो मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स लिए हैं वो भी सिमेट्रिक P Q R S, ठीक है। नाउ अब देखना, मैं बोलता हूं कि एक बार इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में सिमेट्रिसिटी देखो, ये रेडियस R है, ये भी रेडियस R है। जितनी ये लेंथ AP होगी उतनी ये लेंथ AS होगी, क्योंकि टेंजेंट्स है ना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो AP AS बराबर है, OS OP बराबर है, ये वाली लाइन कॉमन है, फिर से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार कॉन्ग्रुएंसी लिख लेता हूं। OS इज इक्वल्स टू OP है क्योंकि ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं। AS इज इक्वल्स टू AP है क्योंकि ये बाय थ्योरम है, ठीक है। और AO इज इक्वल्स टू AO है हमारे पास कॉमन। सो हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOS, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल AOP के, बाय द क्राइटेरिया साइड साइड साइड। तो हम यहां से किन दो एंगल्स को चोरी करेंगे, देखो
यहां पर एक एंगल और यहां पर एक एंगल, अगर ये एंगल x है तो ये भी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। CPCT से तो हम लिख सकते हैं एंगल AOS, ऑर्डर भी बिल्कुल सही है, होना चाहिए एंगल AOP के, और वो हमने मान लिया x, या एंगल 1 2 मान लेते हैं। चलो एंगल 1 2 मानना या ज्यादा अच्छा रहेगा, बताता हूं क्यों। तो यहां पर हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर लेंगे। तो इसका मतलब ये x के जगह आप मान लो एंगल 2 और ये x के जगह आप मान लो एंगल 1। तो सिमिलरली आप देख सकते हो क्या कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। तो यहां से जैसे एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हुए हैं, उसी तरह से सिमिलरली 3 और 4 इक्वल होंगे। तो अब मैं देखो पैटर्न बनाता हूं, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। नेक्स्ट आप देखो यहां पर एंगल 5 और यहां पर एंगल 6 भी क्या होगा, तब इक्वल होगा। तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू होगा एंगल 6 के। उसी तरह से अगर मैं इस पे फोकस रखूं, यहां पर इस एंगल पे एंगल 7 और ये वाला होगा एंगल 8, तो एंगल 7 और एंगल 8 भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। चलिए तो हमने सारे एंगल्स को इक्वल कर दिया एक पॉइंट पे। तो अगर हम घूम करके कभी एक पॉइंट पर आ जाएं तो टोटल एंगल कितनी बनती है, 360, कंप्लीट एंगल की थ्योरी से। तो चलिए कंप्लीट एंगल की थ्योरी एक बार हम लिख लेते हैं। यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसे ही करते करते आपके पास आठों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 360। ठीक है ना। अब देखो जो मैंने ब्लैक से मार्क किया ना, वहां देखो 7 और 6 के पेयर्स है ना, तो मैं एकदम स्मार्टली क्या करूंगा, यहां पर 7 और 6 को मैं छोड़ूंगा, 7 और 6 मुझे रखना होगा प्रूफ के लिए, और इधर कौन कौन रखना होगा, 2 और 3। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, 2 और 3 को रखो, 2 को रख लो, 3 को रख लो, 1 को बदल दो 2 में, और इस 4 को बदल दो 3 में। यहां पर से देखो 4 इक्वल टू 3 है ना, अब पकड़ा कैसे रहा है समझ रहे हो ना, क्योंकि 3 को रखना है प्रूफ में। उसी तरह से 5 निपट जाएगा, 5 और 4 इसमें से हमें किसको रखना चाहिए, किसी को नहीं, हमने 4 को रख लिया। 6 को रखना है ना, 6 को रखना है तो 5 को चेंज कर दो 6 में, और 6 को 6 ही रहने दो। और उसी तरह से हमको 7 रखना है, 8 नहीं रखना है, तो 7 को रहने दो 7 में, 8 को रख दो 7 के इक्वल, तब होगा 360। तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल्स टू 360। अब सब में से 2 कॉमन निकाल लो, तो आपके पास आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360। फिर ये 2 जब इधर आ जाएगा तो वो 180 बना देगा। तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 वो होगा 180 के इक्वल। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल बना रहा है, AOB, ये पूरी एंगल AOB बना रहा है, और उधर से COD बन रहा है। तो इन दोनों की वजह से एंगल AOB बनेगा, इन दोनों की वजह से एंगल COD बनेगा, और दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज होगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, चलिए लास्ट में खुशी के लिए लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस वाज आई गेस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। हमने सर्कल्स पूरा 1 शॉट में खत्म कर लिया है, पूरे एनसीईआरटी को हमने सॉल्व कर दिया है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे दोस्तों, ये वाला एक बकायदा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसी तरह से ये भी ठीक क्वेश्चन है, ये तो एज अ रिजल्ट होना चाहिए याद, सारे क्वेश्चन एज अ रिजल्ट होने चाहिए याद। बाय द वे ये इजी क्वेश्चन था, ओके, ये भी ठीक है, ये भी ओके क्वेश्चन है, ये भी ठीक है, डू इट योरसेल्फ आप कर लीजिएगा दोस्तों,
ये भी ओके है। ये क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे वो ट्राइंगल वाला थोड़ा सा लेंदी है, इसी तरह ये भी लेंदी है, बट दोनों क्या कैरी करते हैं, हेवी मार्क्स वेटेज कैरी करते हैं। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा कि इन क्वेश्चंस को हमने इस लेक्चर में सॉल्व किया है, ताकि आपको समझ में भी आए कि कितने वेटेज क्वेश्चंस हमने लेक्चर में सॉल्व भी किए हुए हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा सारी चीजों को। अब यहां पर बाकी और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं दोस्तों। सो दैट्स इट, आई गेस आपका चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको सर्कल समझ में आया होगा। अब आप कॉन्फिडेंस लेने के लिए अपनी साइड बुक्स को फॉलो कर सकते हो। तो साइड बुक्स में आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे दोस्तों। साइड बुक्स के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे। बहुत जल्दी सर्कल्स के ऊपर हम लोग ढेर सारे एमसीक्यू लाने वाले, क्योंकि सर्कल्स एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे एमसीक्यू वेटेज बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा इस सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन जो सर्कल से आया है वो 1 मार्क्स का आया है। तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चंस को, छोटी छोटी थ्योरियों को याद रखना है आपको। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।